तो इनका साइंस एंड टेक का करंट अफेयर वाला पार्ट भी बचा हुआ है। और बेसिकली प्रीश्योर में हम जो कवर करते हैं वो है करंट अफेयर ओनली। तो मैं यहां पे जितने बच्चे बैठे हैं, मैं ये मान रहा हूं कि क्लास लगी कि नहीं लगी यार, क्या सीन है। मैं ये मान रहा हूं कि आप लोगों को बेसिक साइंस एंड टेक कवर्ड है। भैया क्या नाम है आपका दोस्त? हाँ हाँ, अशोक। तो आपका बेसिक साइंस एंड टेक आता है आपको? ये स्पेस से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पीडीएफ आ गई थी आप लोगों के पास? नहीं। तो विल बी स्टार्टिंग विद स्पेस। तुमने साइंस एंड टेक पढ़ा हुआ है? वहां पे क्या पढ़ा हुआ है? वहां पे हिस्ट्री पढ़ी थी शायद तुमने ना, सोशियोलॉजी बैच में थे तुम। ये ग्रीन टी दे देना। ये तो बेटा, तो अगर हम लोग, सुनो बेटा, स्पेस के बारे में क्या जानते हो पहले बताओ। अशोक तुम लोगों से शुरू करते, बिकॉज इनको तो मैंने नहीं पढ़ाया है, तो इनकी जिम्मेदारी है मेरे पास। तुम लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है, तो आई विश टू नो कि स्पेस क्या होता है। पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते, अब तक पीडीएफ लग रही है। स्पेस बताओ क्या होता है दोस्त। हिंदी मीडियम है, इंग्लिश ही है ना? हाँ। हिंदी वाले कौन कौन है बेटा? तुम लोग तो सब हिंदी वाले, बस में अपने ही वाले हो ना, ठीक है। और तुम सब इंग्लिश हो। दोस्त तुम बताओ, तुम बताओ स्पेस क्या होता है? ठीक है। अब कार्बन, कार्बन लाइन याद है ना, हमने पढ़ी थी, याद है? कार्बन लाइन 80 मीटर या 100 मीटर, सॉरी 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर वाली, याद आ रहा नहीं? आ रहा है? यूएसए की डिफिनीशन अलग है, इसरो की डिफिनीशन अलग है। तुम लोगों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कार्बन लाइन यार? आ जाओ। तो कार्बन लाइन के ऊपर का जितना भी क्षेत्र, कार्बन लाइन क्या होती है कि हमारे पृथ्वी से, हमारे, बोलो बेटा, हमारे, एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, हमारे पृथ्वी से 100 किलोमीटर का, पृथ्वी की सतह से लगभग लगभग कितने, 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक का मतलब क्या होगा, एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करी जाती है, और इसके ऊपर के क्षेत्र को बोला जाता है क्या, स्पेस। क्यों ऐसा, क्यों है? इसके नीचे के और इसके ऊपर के क्षेत्र में अंतर क्यों किया जाता है? स्पेस मतलब हिंदी में बोले तो अंतरिक्ष। तो इसके ऊपर अंतरिक्ष और इसके नीचे अंतरिक्ष क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है? तो कौशल सर, भैया नहीं हो सकता, कहीं और लगाओ क्लास में। तो आपको पहले बोला मालीराम जी को, क्या करे, तुम्हें पता ही है। वो स्टाइलस दो पहले तो मुझे, स्टाइलस उसमें कम करके कोई फायदा नहीं, तुम कम करने आए हो। स्टाइलस दे दो मुझे, स्टाइलस। क्या लिखूं? स्टाइलस दे दो। सर को, सर ने बोला है क्या? क्या बोल रहे हैं? तो कह दो कि सर ये श्रेयसर है। वो नहीं होती कम, उसमें क्या ही कम करूं यार। अरविंद जी, ना स्टाइलस है ना कुछ है। क्लास नहीं चल रही है ना? क्यों लाइव भी नहीं हुई अभी तक? क्या हो? हाँ भेदभाव हो रहा है, सच बात है। देखो यूट्यूब पे लाइव चलेगी शुरू, तुम नहीं आ रही? थैंक यू भाई। लाइव क्यों नहीं जा रही यूट्यूब पे यार? अरे तो ये हमारे इशू थोड़े यार, ये क्या, कौशल सर को यही बुला ले। यहाँ क्लास भी नहीं चल रही है, उनकी भी नहीं चल रही, तो उनको भी बोलोगे क्यों नहीं चल रही है? ये रोज रोज का झंझट है यार। चल जाए तो बता देना, क्लास ले लेंगे फिर। इससे थोड़े होता है यार, ये यूट्यूब वाली क्लास में इस पर कैसे होगा मेरे को? बोला करो या लाइक तो नेट क्या
क्या इशू क्या आ रहा है? क्वेश्चन को पता लाइट में जा रही है, तो अभी क्या करें, स्टार्ट करें क्लास में? बाद में रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। हाँ भाई, अब अभी तक शीट भी नहीं आई है यार, इस पे भी पीडीएफ नहीं लगाई किसी ने। अरविंद जी, सॉरी देखो पहला दिन है इसलिए हो सकता है होली के बाद अभी वो उतरा नहीं है सबका, तो धीरे धीरे समय लगेगा, ठीक है। तो थोड़ी तो समय लगता है इसलिए थोड़ा समय दो इन लोगों को, मिसमैनेजमेंट है। चलो तब तक वही मैं कह रहा हूं, तब तक 5 मिनट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जब तक ये अव्यवस्थाएं सुधर रही हैं। तो बत आवाज बेटा ऐसी आती है मेरी क्लास में, तो मेरी क्लास में पहली बार बैठी हो, पहले बैठ चुकी हो, तो ऐसी आती है, इसमें क्या ज्यादा आ रही है बताओ? अभी अभी ठीक है। तो बेटा कार्बन लाइन के ऊपर का जो भी क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। समझ में आया बेटा? कार्बन रेखा के ऊपर के क्षेत्र को अंतरिक्ष या स्पेस कहा जाता है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आज का जो हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस स्पेस का ही है, और जहां तक साइंस एंड टेक के पेपर की बात है, यूपीएससी के लिए है, सभी लोग 2026 के लिए हो ना, तो जब हम यूपीएससी की बात करते हैं साइंस एंड टेक के लिए, तो बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन उसमें तुम्हें एग्जाम में प्रीलिम्स में एटलीस्ट देखने को मिलेंगे। पहला, दूसरा। जो पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा पहला क्वेश्चन जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो ये कहता है, जो कि बेसिकली होगा करंट अफेयर बेस्ड। किस पे आधारित होगा बेटा? करंट अफेयर आधारित। करंट अफेयर का मतलब भैया क्लास वो पीडीएफ मिल गई दोस्त, पीडीएफ लगा दो। एक होगा करंट अफेयर बेस्ड। देखो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं बताओ अशोक? यूपीएससी के प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक से तुम्हें कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं हर साल? ऑन एन एवरेज 10 to 15, और अगर एग्जैक्ट रेंज पे जाए तो समवेयर अराउंड 13 से 15 के बीच में रहते हैं, ठीक है। ऊपर ही समझो, नीचे तो जाने की कोई उम्मीद है नहीं, 13 से 15 से ऊपर ही रहेंगे। अभी जो 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं, हाँ प्रीश्योर स्पेस की इंग्लिश हिंदी कितने? हिंदी वाला हाथ उठाओ जरा, और इंग्लिश वाली लगा दो। ये हो गए तो कौन सी है मुझे क्या पता, ये लो ये लो। नहीं ये वाली नहीं चाहिए, ये भी लगा ही रहने दो, एक और दो, इसके और चाहिए, एक करंट अफेयर वाली भी होगी। किसने भेजी है आपको? हाँ ग्रुप पे मैंने डाली है ना, उसमें देखो ये वाली है, ये होगी। हाँ ठीक है। वो दोनों ही पीडीएफ मिल जाएंगे ना एक ही साथ, आगे पीछे जुड़ गई है। दूसरी वाली कैसे मिलेगी? वो वाली कैसे मिलेगी? इसमें जाना है मुझे तो। अच्छा 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 ठीक है, तो फिर एक काम करो ना, इसके नीचे हिंदी वाला भी इसका लगा दो, एक और पढ़ी, एक और ऐड कर दो। हाँ ये वाली लगा दो। ये रुको, ये रहने दो, ये वाली लगाओ। ये वो भी लगाओ, दूसरी वाली भी, एक और है वो भी लगाओ इसी के नीचे। ये वाली बची ना? भैया बांट दो जल्दी से यार, ठीक है। बस इसको जूम करके दिखेगा, ऑनलाइन तो दिखेगा नहीं है बच्चों को, ऑनलाइन कैसे दिख जाता है? दिखता नहीं है वैसे तो, चलो ठीक है, लाइव जाएगी बाद में, रिकॉर्डेड जाएगी ना। चलो बच्चों, हिंदी वाले हिंदी लेना, इंग्लिश वाले हिंदी लेना, अपने हिसाब से ले लेना।
ये कौन सी बेटा, दिखाना जरा। हिंदी है ना, इसमें इंग्लिश भी है तुम्हारे पास? इंग्लिश भी है आपके पास? यही है बस, और भी है? ये है ना, ये इंग्लिश वाले को बांट देना। ये लो, ये दोनों इंग्लिश को बांट देना भाई, एक इसमें से एक इसमें से। ये लो हिंदी वाले अपने में, हिंदी वाले एक इसमें से एक एक ले लो। हिंदी वाली आ रही बेटा, इनके पास है ना हिंदी, इधर दे दो बेटा, इधर दे दो। ए बेटा इधर दे दो थोड़ी सी। मिली अशोक, मिल गई पीडीएफ? इंग्लिश है ना, आ रही अभी, आ रही है बस। तुम हिंदी भी लेते हो, सीक्रेट इंग्लिश भी दोनों लेते हो? चलो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है ये अगर तुम्हारी इंग्लिश सही लिख पाते हो, नहीं देखो ये ब्लंडर भी हो सकता है, मैं बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है, देखो मेरा पर्सनल मत जो है, बाकी तो तुम कहीं भी पढ़ो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश में खुद से लिख पाते हो, जो तुम्हारी राइटिंग मैंने देखी है इंग्लिश वाली, ठीक है, मुझे ऐसा अभी भी डाउट है कि ये तुम जोश जोश में एक निर्णय लिया गया है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, वो तुम पे निर्भर करता है कि तुम अपने हिसाब से कैसे उसको ले जाते हो, मतलब मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। करो, अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम में नो डाउट सिलेक्शन का रेट ज्यादा है, ये बात सच है, बट उसको तुम लिख ही नहीं पाओ तो क्या, उसमें भी फेल होते हैं ना, इंग्लिश में भी फेल होते हैं, बशर्ते आप अपनी चीजों को लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, ये सब चीजें। हो गए भैया? एक एक मुझे दे दो यार, एक एक। धन्यवाद। चलो बच्चों, अब देखो पीडीएफ आप लोगों के पास आ गई, अब काम जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा। पहले तो देखो दो पीडीएफ है, एक पीडीएफ है स्टैटिक कंटेंट की, ये वाली देखो, है ना, दिस इज स्टैटिक कंटेंट, जो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आना ही चाहिए, मतलब ये आई एक्सपेक्ट कि आपको आता होगा। इसी कोचिंग से ही हो बेटा, किसी और कोचिंग से हो? किस बैच की हो बेटा? नए काइजन, ओल्ड काइजन? इनके तुम्हारे बैच के? ठीक है, तो बेटा देखो ये स्टैटिक पीडीएफ है, ऑलरेडी तुमने साइंस एंड टेक पढ़ी हुई है तुम लोगों ने, कार्बन लाइन वगैरह पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें इसमें मोटा मोटी लिखी है। तो हम ये डिस्कस ओवरऑल इसमें मैं बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, ऑलरेडी हमने स्टैटिक में तुमने पढ़ा होगा। हमारा मेन गोल है ये वाला टॉपिक कवर करना, दिस इज करंट अफेयर की पूरी शीट। हम कोशिश करेंगे डेली 6 से 10 करंट अफेयर के टॉपिक्स कवर करेंगे, 6 to 10, और लगभग लगभग क्लास को हम 8 से 10 क्लासेस लेंगे, तो 8 से 10 का मतलब है कोशिश करेंगे 50-60 हम लोग करंट अफेयर मोटा मोटी कर ले, सारे टॉपिक्स मिला के। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो इसमें तुम लोग का भी करंट अफेयर कवर हो जाएगा और इनका भी हो जाएगा। इसी में देखो पहला टॉपिक आदित्य L1 दिख रहा है आपकी शीट पे भी, हिंदी में सामने लगा हुआ है, आदित्य L1 कहां चल रही सवारी? अब आदित्य L1 क्या है बेटा, ध्यान समझो। आदित्य L1 कहता है ये एक इसरो का एक मिशन है। किसका मिशन? मेरे साथ बोलते रहो, बोलते रहो मेरे साथ, ऐसा बोलो कि मजा आ जाए। तो आदित्य L1 किसका मिशन है? इसरो का। उधर वाले भी डबल पढ़े, ऐसा लगना चाहिए। तो आदित्य L1 किसका मिशन है बेटा? आदित्य किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, सबको पता है। तो आदित्य L1 जो है वो बेसिकली इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था सूर्य का अध्ययन। किसका अध्ययन बेटा? सूर्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ, बोलो बेटा मेरे साथ, स्टडी ऑफ सन। अब सन में क्या पढ़ोगे? सूर्य तो बहुत बड़ा है, क्या पढ़ोगे उसमें? तो बेसिकली देखो सूर्य जो है उसके चारों तरफ एक लेयर होती जो हमें नहीं चमकती हुई दिखती है, बेसिकली पीली पीली सी चमकती हुई, उसको बोला जाता है कोरोना। ये दिख रही है, ये ऊपर ऊपर दिख रही है, ये दिख रही है, ऊपर ऊपर दिख रही है, इसको बोला जाता है कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। पेपर में क्वेश्चन आया यूपीएससी के प्रीलिम्स में, निम्नलिखित में से कोरोना को सही संक्षिप्त वर्णन क्या करता है? कोरोना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही से डिस्क्राइब करता है? तो हम कोरोना की जब बात करेंगे बाबू, तो आदित्य L1 का मेन काम क्या था? किसको पढ़ना? आदित्य L1 का मेन काम किसको तो पढ़ना था? कोरोना को पढ़ना। बोलो हाँ या ना? किसको पढ़ना बेटा?
कोरोना। अब जब कोरोना को पढ़ने की बात आई, प्लीज ध्यान समझना, तो कैसे पढ़ोगे? मान लो, खड़े हो, जल्दी आओ, मान लो ये है सन तुम्हारा, तुम लोग को मैंने शायद बताया हुआ, मैंने ये चीज पढ़ाई हुई है, ये हिंदी आदित्य एल पढ़ा दिया ना तुम लोग को, शायद क्लास में पढ़ा दिया था। ये मान लो सन है, बोलो हाँ या ना, ठीक, और मैं पृथ्वी हूं, यहां बैठा हुआ हूं, ठीक, बोलो हाँ या ना। अब मुझे, मैं पृथ्वी हूं, यहां पर ये सन है, अब मुझे कोई ऐसा स्थान चाहिए जहां पर, भाई पृथ्वी से तो पूरी तरीके ऑब्जर्व कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं घूम रहा हूं, कभी इधर जा रहा हूं, कभी उधर जा रहा हूं, बोलो हाँ या ना। तो मुझे कोई एक ऐसा स्थान चाहिए, बहुत दूर है, हमारे बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा। यहां पे मैं अगर कैमरा लगा के बैठूंगा, सही से फोटो खींच पाऊंगा क्या? अरे बोलो यार। तो मैं क्या करूंगा, अपने और इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट, अपने और इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढा मैंने मतलब साइंटिस्ट ने ढूंढा, जहां पर मैं आराम से बैठ गया हूं, जहां पे मैं आराम से मैं मतलब कोई ना कोई मशीन, कैमरा मैंने ऐसे आराम से बैठा दिया है। अब वो कैमरा आराम से नजर रख, समझ में नहीं आया? ओए चुप, वो तू घूमो सूर्य उधर, तो मैं वो कैमरा आराम से इस पे क्या कर सकता है, अब मैं इसका स्टडी कर पा रहा हूं, बोलो बेटर है। तो ये जो कैमरा है, यही मिशन, यही पूरी मैकेनिज्म, इस कैमरे को यहां पे इंस्टॉल करना ही कहलाया आदित्य L1 मिशन। समझ में नहीं आया? अब यहीं पे क्यों, यहीं पे क्यों, यहां थोड़ा पीछे हो जाते, वहां पे हो जाते, हो सकते थे, नहीं हो सकते थे? तो इसमें एक कंसेप्ट आएगा, तुम्हें देखोगे, जाओ भगो सूर्य भगो, जब देखो सूर्य, तुम समझना बेटा, जाओ। इसमें एक कंसेप्ट आएगा लैग्रांज पॉइंट का। किसका पॉइंट आएगा बेटा, बोलो मेरे साथ, लैग्रांज पॉइंट का। नाउ व्हाट इज लैग्रांज पॉइंट, लैग्रांज बिंदु, धन्यवाद भैया। लैग्रांज बिंदु क्या होता है, लैग्रांज बिंदु क्या होता है? देखो, लैग्रांज बिंदु धरती और सूर्य के बीच का वो स्थान है, वो स्थान है जहां पर, सुनो इधर ध्यान से, धरती, अर्थ और सन के बीच के वो स्थान है जहां पर सूर्य द्वारा लगाया जा रहा गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का भी तो एक पुल है, सूर्य द्वारा उस पर, उस जगह पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, और धरती द्वारा लगाया जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। मतलब इधर, मतलब जल्दी आओ, हाँ सूर्य तुम आओ, और एक लोग यहाँ हो तुम, अरे जल्दी आओ, रहने दो तुम, रहने दो, खींच बेटा इसको, इस कुर्सी खींच अपनी तरफ, सूर्य इसको अपनी तरफ खींच रहा है, बोलो हाँ या ना, और ये खींचना दमोतरी, खींच 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 खींच, तो समझ में आया नहीं आया? तो ये वाले पॉइंट पे जितना फोर्स वो लगा रहा है, उतना फोर्स मैं लगा रहा हूं, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, हो सकता है कि यहां पर अगर हम इस पॉइंट को रखते, तो वहीं रखो, खींचो, यहां पे रखते तो हो सकता है वो उधर चला जाता, तो वो लैग्रांज पॉइंट नहीं है। समझ में आया नहीं आया? तो लैग्रांज पॉइंट क्या होता है, लैग्रांज पॉइंट, लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी पोजीशन है बिटवीन सन एंड, बोलो, अर्थ, जहां पर कोई भी, जिसको हम लोग कह ले उपग्रह कह लो, या कोई भी ऐसा स्थान जहां पर दोनों सूर्य तथा धरती द्वारा लगाए जाने वाले बल एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो आई समझ में नहीं आई, अरे आ गई कि नहीं आ गई? तो ये लैग्रांज बिंदु, क्या एक ही लैग्रांज बिंदु है क्या? नहीं, नेट नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं दिखाता, बहुत सारे, प्रमुखता 5 लैग्रांज बिंदु सूर्य और धरती के बीच में है, जहां पर ऐसी पोजीशन, ये स्थिति उत्पन्न हो सकती। तो पर उनमें से एक लैग्रांज बिंदु है जिसका नाम है आदित्य, उसका नाम है L1 लैग्रांज बिंदु। क्या नाम है उसका? ऐसे ही एक L2 है, तुम लोग को बनवाया है डायग्राम, याद है क्लास में स्टैटिक में, एक पढ़ा है लैग्रांज बिंदु क्लास में, लैग्रांज पॉइंट पढ़ा होगा ना। ऐसे L1 है, L2 है, L3 है, L4 है और L5 है। तो ये जो आदित्य L1 वाली मशीनरी ले जाके जो रखी गई है, वो किस पे रखी गई है बेटा? L1 पे, इसीलिए इसका नाम क्या है? आदित्य L1। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे अब तो सब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि L1 क्या है और आदित्य क्यों नाम दिया गया, बोलो हाँ या ना। अशोक समझ में आ गया बेटा? इधर भाई काइजन आगे बेटा समझ में, ठीक। अब अपनी पीडीएफ खोलो जरा। अब एक बार मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं इस टॉपिक में जो जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
सबसे पहले क्यों चर्चा का रहा बेसिकली, अब आदित्य एल1 जो यहां पे बैठा हुआ है वो बहुत सारा डेटा भेज रहा होगा धरती पे, हाँ या ना। अब वो जो बहुत सारा डेटा भेज रहा है उसको एनालाइज करने के लिए इसरो ने ऐसे प्रपोजल दिया कि अगर कोई इंडियन साइंटिस्ट कोशिश करना चाहते हैं या उस डेटा को एनालाइज करके कुछ हमें रिसर्च करना चाहते हैं तो वो दे आर वेरी मोस्टली वेलकम, उनको क्या कहा जा रहा है, क्या आप आके वो उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली ये रिसर्च वाला प्रपोजल इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है आदित्य एल1 क्या है। तो आदित्य एल1 किसकी स्टडी करेगा, सबसे पहले लिख दो कोरोना की स्टडी करेगा, लिख लो कहीं पे, कोरोना किसका अध्ययन करेगा, कोरोना का अध्ययन करेगा। साक्षी लिखा बेटा, कहां पे स्थापित किया गया, कहां पे स्टैब्लिश्ड है, ऑर्बिट लिखा हुआ है, देखो इसकी कक्षा क्या लिखी हुई, एल1, एल1 को अंडरलाइन करो, एल1 को अंडरलाइन करो। अच्छा ओ बाबू एक और चीज, अब इसमें स्टेटमेंट दे देगा यूपीएससी तुम्हें कि किसी ग्रहण की स्थिति में, इक्लिप्स की स्थिति में हो सकता है कि ये जो लैग्रांज बिंदु से सूर्य की तरफ देख रहा है, लैग्रांज बिंदु सूर्य की तरफ देख रहा है, कह क्या ग्रहण की स्थिति में बाधित हो सकता है क्या, धरती वहां है, चंद्रमा यहां है, मैं यहां हूं, लैग्रांज बिंदु यहां पर है और सूर्य यहां पे है, कितना भी कुछ भी ग्रहण पड़ जाएगा पर मेरे और सूर्य के बीच में कोई भी आने वाला, एल1 और सूर्य के बीच में आने वाला, तो मतलब निरंतर बिना किसी बाधा के, बिना किसी हिंड्रेंस के, ऑब्स्टेकल के मैं सूर्य पर नजर रख सकता हूं, इसलिए एल1 को चूज किया गया था। हो सकता है एल2 एल3 किसी को चूज करते तो हो सकता है कि बीच में कोई ना कोई बाधा आती, पर एल1 को चूज करने का एक रीजन ये था कि यहां पर रखने से विदाउट एनी हिंड्रेंस कंप्लीट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, लिखो कंप्लीट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, निर्बाध, क्या बोलेंगे, निर्बाध मॉनिटरिंग, कि आप दृश्य देख सकते हैं बिना किसी बाधा के, समझ में आया बेटा, निर्बाध मॉनिटरिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यार, ए भैया आया समझ में, अशोक, ए बाबू लोग आया इधर, सबको आया इधर गैंग्स, चलो। अब जब तुम देखोगे ये एल1 धरती से कितना दूर है, एल1 धरती से कितना दूर है, देखो इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, मेरे हिसाब से इन्होंने लिखा होगा, नहीं लिखा है, लिखा है क्या इन्होंने कहीं, कितने लाख किलोमीटर दूर लिखा है कहीं पे, हाँ देखो नीचे लिखा है 1.5 मिलियन किलोमीटर, यहां पे इसको अंडरलाइन कर दो बेटा, इसको अंडरलाइन कर दो, 1.5 मिलियन किलोमीटर दिखा है, इसको अंडरलाइन कर। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, बाकी तो मैं समझा दिया जो मोटा मोटी है, जिस चीज को पकड़ के यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है प्रॉब्लम में, वो पॉइंट अंडरलाइन करा रहा हूं। अच्छा इसका क्या उद्देश्य है मैं बता दूं, शायद लास्ट जिस कोचिंग में ये था मेरे साथ पहले, वहां की बात है 2021 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था, साइंस एंड टेक की बात कर रहा हूं, बिकॉज मैंने बहुत समय से, अभी पिछले 2-2.5 साल से मैंने साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा है, बिकॉज समय नहीं मिल पा रहा, मैं हिस्ट्री ले रहा था खाली। 2021 में जब साइंस एंड टेक का लास्ट जो प्रीलिम्स का पेपर मैंने लिया, मतलब पढ़ाया था बच्चों को, और 2021 का डिस्कशन पढ़ा होगा ऑनलाइन, तुम यूट्यूब पे देखोगे, इनकी वाली कोचिंग पे, तुम्हारी पे नहीं है, दूसरी कोचिंग में, उस डिस्कशन में यू विल फाइंड कि 90% से ज्यादा क्वेश्चंस वो थे जो हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी प्रीश्योर, तब भी चलाते थे, प्रीश्योर चलता था, प्रीश्योर में या फिर उसका कहा जाए या क्लास नोट्स में किसी न किसी रूप में हमने उसको प्रिडिक्ट किया था। दैट इज ओनली पॉसिबल, ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, इट इज ओनली पॉसिबल कि 1.5 साल का आप करंट अफेयर अच्छे से अगर बच्चों को एनालाइज करा दोगे तो पेपर वहीं से आता है। प्रीलिम्स का साइंस एंड टेक की बात हो रही है। बेसिक जो है, जैसे क्वेश्चन आया कुकर में सीटी का क्या काम होता है, या कुकर में सीटी नहीं होगी तो क्या होगा, इसके लिए पूरी फिजिक्स पढ़ने की, केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कॉमन सेंस है कि प्रेशर उसमें ज्यादा, सीटी का काम होता है प्रेशर रिलीज का, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बस खत्म कहानी। बात क्लियर हुई कि अगर वहां पे क्लोज कर दोगे तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, कुकर फट सकता है। ये क्वेश्चन एक था जो स्टैटिक का था, जो मुझे याद है, शायद बच्चे कह रहे सर अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बट हमारी प्रायोरिटी समझ में आ गई ना कभी, इसलिए प्रीश्योर वाली शीट्स को बहुत ईमानदारी से कर लेना, बहुत मेहनत से बनवाई जा रही है, एंड यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम डायरेक्टली फ्रॉम द शीट। इसीलिए मैं अंडरलाइन भी वही पॉइंट्स करा रहा हूं जहां से क्वेश्चन फंस सकता है, जिन स्टेटमेंट्स पे यूपीएससी तुम्हें घुमा सकता है। ठीक है बेटा, सर मैं, तुमने कहां से कोचिंग करी अशोक? ऑनलाइन करी थी, कहां से ऑनलाइन? अच्छा ठीक, ये फिलहाल 1.5 मिलियन को अंडरलाइन कर दिया बेटा। क्या
मौसम का कोई प्रभाव इसके विजिबिलिटी पे पड़ेगा नहीं। ये लिखा हुआ देखो, अंडरलाइन करो, लिख लेना। मौसम या जलवायु परिवर्तन का कोई भी प्रभाव, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, तुम्हारा मैसेज आ गया वापस, आज दे दूंगा तुम्हें। क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंजेस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इसकी विजिबिलिटी पर। इसके दृश्य, दो सीटें हैं, इसके दृश्य पर जलवायु परिवर्तन या मौसम के परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर आगे बेटा, नहीं आ गया? अरे बोलो हाँ या ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है देखो। हेलो, ये जो सिस्टम यहां ले जाया गया है, ये जो सिस्टम यहां ले जाया गया है, तुम देखो, ये जो सिस्टम यहां बैठाला गया है, लैग्रांज बिंदु पे धरती से प्रक्षेपण किया गया होगा। प्रक्षेपण मतलब इसको क्या किया गया होगा, बोलो ना, लॉन्च किया गया होगा। तो लॉन्च करके यहां तक जो पहुंचाया वो किसके माध्यम से पहुंचाया? याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसे कहते हैं? पीएसएलवी को। किसको कहते हैं? पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझ में आ रहा है? पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी पढ़ा था नहीं पढ़ा था बेटा? तो ये पीएसएलवी के माध्यम से करा गया। लिख लो, अंडरलाइन कर दो, पीएसएलवी। किसके माध्यम? नीचे लिखा है देखो, यहां पे पीएसएलवी है। C57 मतलब इसकी 57 फ्लाइट है, वो जरूरत नहीं है तुम्हें, खाली पीएसएलवी याद रखना है। खाली क्या याद रखना है बेटा? पीएसएलवी। पीएसएलवी की जगह यूपीएससी लिख के दे देगा जीएसएलवी। बात समझ रही नहीं आ रही है? कह देगा जीएसएलवी के माध्यम से भेजा गया, तुम्हें लगेगा हाँ हो सकता है, बिकॉज इतना दूर भेजना है, 36,000 किलोमीटर के ऊपर तो जीएसएलवी जाता है ना, और ये कितना दूर किलोमीटर है? 1.5 बिलियन किलोमीटर दूर है, तो तुम्हें लगेगा हो सकता है जीएसएलवी गया हो, नहीं, बट यहां पे क्या गया है? पीएसएलवी। ये समझ में आ गया बेटा पहला पॉइंट? अरे बोलो। तो अभी तक हमने पहला टॉपिक कौन सा किया बेटा? हेलो आदित्य एलवन, जिसके 4 पॉइंट से मेरे साथ बोलोगे। पहला 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 कोरोना का अध्ययन। बोलो हाँ, तेज बोलो, मजा नहीं आ रहा है, पहले बोलो पहला, तेज बोलो। किसकी स्टडी? कोरोना। कोरोना किसकी? सन की आउटर मोस्ट कवरिंग, सन की आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको क्या बोलते हैं? कोरोना। बोलो हाँ या ना। दूसरा, कहां से बैठ के अध्ययन होगा? स्टडी कहां से होगी? L1 से होगी। कहां से होगी? L1 से। L1 को बोलते हैं लैग्रांज बिंदु। क्या बोलते हैं? एक बार और, क्या बोलते हैं? L1। कितने लैग्रांज बिंदु होते हैं टोटल? 5। लैग्रांज बिंदु का फायदा क्या है? वहां पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है उस सैटेलाइट को वहां बने रहने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी दोनों के ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पे चीजें क्या है? बैलेंस्ड है, स्टेबल है, स्थिर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 3 से समझ में आ गई। चौथा, किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया गया। पांचवा, क्या फायदा होगा? किसने किया? किसने किया? इसरो की नासा, इसरो की नासा, इसरो ने किया। समझ में नहीं आया? क्या फायदा होगा? सन के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। समझ में नहीं आ रहा है कि सन से सोलर फ्लेयर्स निकलती है, दुनिया भर की रेज निकल रही है, उनके बारे में पूरी स्टडी होगी। बात समझ में नहीं है? अरे बोलो, क्या भारत पहला देश है ऐसा करने वाला? नहीं, ऐसा बहुत सारे देश पहले भी कर चुके हैं, स्पेसिफिकली यूएसए का नाम हमने पढ़ा हुआ, याद करो, है ना? तो भारत पहला देश नहीं है, ये भी लिखो। इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू ऑब्जर्व सन। भारत पहला देश नहीं है, इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री। इंडिया इज नॉट दी, बोलो बेटा, इंडिया इज नॉट दी, भारत ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? अरे बोलो। चलो दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं बेटा, दिख रहा है सभी को? दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 क्या है? एक्सियोम 4 बताओ। एक्सियोम 4 क्या है बेटा?
बताओ भाई, एक्सियम 4 एक बार पढ़ो इसको जरा, पूरी शीट को एक बार तुम लोग पढ़ो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर पढ़ो, फिर मैं आगे बताऊंगा। एक बार सभी बच्चे जल्दी से पढ़ें, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया बेटा, एक्सियम 4 समझा? देखो एक्सियम 4 में देखो क्या क्या है। पहली बात, इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए कतई जरूरी नहीं होता, अगर इसमें शुभांशु शुक्ला भाग, लखनऊ के शुभांशु शुक्ला जी ने, जो कि पायलट भी हैं, उन्होंने बेसिकली इस मिशन में भाग लिया। क्या है ये एक निजी कंपनी द्वारा, एक्सियम एक निजी कंपनी द्वारा एक चलाया गया एक प्रोजेक्ट था यूएस में बेसिकली, जिसका मेन गोल था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, याद है? इंटरनेशनल स्पेस, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जो कि बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में पोस्ट है हमारा, रखा हुआ है। और वहां पर 4 लोगों की टीम गई, कुछ दिनों तक रुकी और फिर वापस लौट के आई। तो एक्सियम ने क्यों भेजा इन 4 को? ये तो भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में तो बहुत सारे देशों का रोल था, तो एक्सियम ने ही क्यों भेजा? एक्सियम ने इसलिए भेजा बिकॉज एक्सियम फ्यूचर में एक निजी स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर रहा है। कि जैसे बहुत सारे देश, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पता है ना बेटा, अशोक पता है भैया? तो जैसे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ऐसे एक्सियम चाहता है कि हम एक निजी प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाए और वहां बैठ के स्पेस की गतिविधियों पे हम क्या करें? अध्ययन करें, मॉनिटरिंग करें, उनको अध्ययन करें। क्या अध्ययन करेंगे, क्या स्टडी करेंगे बताओ? पहला कि स्पेस में जो वस्तुएं धरती में जैसे बिहेव करती हैं, तुम्हारी टी शर्ट धरती पे आराम से सिली जा सकती, नहीं जा सकती, पर क्या स्पेस में इतनी आराम से सिली जा सकती है? ये जो धागा है, इसके जो कैरेक्टर्स है, इसकी जो कैपेसिटीज जो अर्थ पे है, बिकॉज यहां पे ग्रेविटी है, क्या सेम कैपेसिटी सारी की सारी स्पेस में होगी? नहीं होगी। मतलब स्पेस में एक तरह से देखा जाए ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का अभाव है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण का लैक है, बोलो है कि नहीं है? तो उस लैक ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम लोग माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइक्रो ग्रेविटी। तो उस माइक्रो ग्रेविटी में इंसान की बॉडी, इंसानी वस्तुएं कैसे बिहेव करेंगी, इसका स्टडी करना। मेरी बात समझ में ही नहीं आई? हाउ थिंग्स विल बिहेव, हाउ ह्यूमन बॉडी विल बिहेव इन नॉट इन स्पेस, गधे, नॉट इन स्पेस, इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी नहीं, इन माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस, इन माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? उस गुरुत्वाकर्षण, उस बिल्कुल निम्न गुरुत्वाकर्षण की क्षमता वाले क्षेत्र में कैसा व्यवहार इनका रहेगा, उस व्यवहार के अध्ययन पे है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेसिकली एक्सियम निजी कंपनी द्वारा किया गया, कुछ भारतीय, एक भारतीय भी थे, उनको भेजा गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया, बहुत सारे और भी इनके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव था कि माइक्रो ग्रेविटी में चीजें कैसे बिहेव करती है उसका स्टडी करना। क्या इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है? गगनयान नाम सुना है?
भारत लॉन्च कर रहा है, इसरो लॉन्च कर रहा है। इसरो आने वाले समय में बेटा गगनयान लॉन्च करेगा। क्या लॉन्च करेगा? जिसमें भारत कुछ लोगों को अंतरिक्ष में कुछ दिनों तक ले जाएगा, रखेगा और ले आएगा। अब कौन मुझे बताएगा जिसको मैंने पढ़ा है, कितने लोगों को कितने दिन तक? 3 लोगों को 3 दिन तक। याद करो, मैंने 3 याद कराया। 3 लोगों को 3 दिन तक, ये याद रखना, 3 लोगों को 3 दिन तक ले जाएगा और लौटाल के लाएगा। वो भी वहां जाके मक्खी तो मारेंगे नहीं, क्या करेंगे? यही चीजें एनालाइज करेंगे कि भैया स्पेस में माइक्रोग्रेविटी की कंडीशंस में कैसे बिहेव करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे एक मिशन चला था कुछ दिनों पहले जिसका नाम था स्पेस डेक्स। क्या नाम था? स्पेस डेक्स। है तुम्हारे नोट्स में भी अगला है क्या? अगला टॉपिक ही वही है बेसिकली, आगे पढ़ेंगे स्पेस डेक्स के बारे में। उसमें क्या किया गया बेटा, विभिन्न उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को स्पेस में कैसे जोड़ा जाए और स्पेस में कैसे उनको अलग किया जा सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक सैटेलाइट भेजी थी, ये सैटेलाइट खराब हो गई, उपग्रह क्या हो गया? खराब हो गया। देखो मैं बेसिक अब ये नहीं पढ़ाऊंगा सैटेलाइट क्या होता है, पता ना सैटेलाइट क्या होता है यार? डोंट एक्सपेक्ट पढ़ाऊं क्या? पता है ना सैटेलाइट क्या होता है? तो अगर मैंने किसी, तुमने अभी साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा बच्चे, है ना ये लड़के? अभी नहीं पढ़ा ना साइंस एंड टेक? कोई नहीं। सैटेलाइट पता क्या होती है? इधर थे सैटेलाइट। हाँ बताओ, अभी रुको, बता चुका। 2 हफ्ते लगे थे इनको पढ़ाने में पूरा टॉपिक स्पेस वाला। तो किसी सैटेलाइट को हम यहां भेजे बेटा, समझो कोई नहीं, सैटेलाइट मतलब उपग्रह। उपग्रह का मतलब होता है धरती से किसी भी चीज को, ऐसी चीज को स्पेस में भेजा जाए, वो क्या कहलाएगी? सैटेलाइट। जो धरती का चक्कर लगाए, जो धरती का क्या करे? उपग्रह। धरती ग्रह हो गई, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला क्या हो जाएगा? उपग्रह। समझा? उपग्रह बोलते हैं हिंदी में। तो कोई भी सैटेलाइट मान लो हमने भेजी, किसी पर्पज से वो खराब हो गई, अब क्या कर सकते हैं? उसको छोड़ दिया जाए? नहीं, बहुत पैसा लगाया था। हम एक दूसरे सैटेलाइट के माध्यम से किसी व्यक्ति को भेजेंगे, जो व्यक्ति किसी दूसरे सैटेलाइट या किसी ग्रह यान में जाकर उस सैटेलाइट से अपने आप को जोड़ेगा, उस सैटेलाइट को वहीं के वहीं रिपेयर करेगा और वापस धरती पर आएगा। इस मिशन का नाम था स्पेस डेक्स। क्या नाम था? स्पेस डेक्स करके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेसिकली चाहे वो स्पेस डेक्स हो, चाहे वो गगनयान हो, चाहे वो तुम्हारा एक्सियम 4 लॉन्च हो, इन सब का एक ही उद्देश्य है, स्पेस में कैसे चीजें परिवर्तित हो जाती, कैसे चीजें चेंज हो जाती है माइक्रोग्रेविटी की कंडीशंस में स्टडी करना। बोलो हाँ या ना? तो एक्सियम 4 समझ में आ गया क्या है इसका उद्देश्य? अरे बोलो, ये निजी है। एक्सियम 4 में पहला लिखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मेक की कंडीशंस को पढ़ना, टू एनालाइज कंडीशंस इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की कंडीशंस को एनालाइज करना। लिख लिया बेटा अमन? नहीं आया समझ में? आईएसएस की कंडीशंस को एनालाइज करना। दूसरा, हेलो इधर देखो बेटा, दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा ये क्या करेगा? इट इज अ प्राइवेट इनिशिएटिव, निजी। ये एक प्राइवेट इनिशिएटिव है। लिखो बाद में सीक्रेट क्या हुआ? या एक निजी उपक्रम था। निजी उपक्रम, निजी मतलब प्राइवेट इनिशिएटिव। मैं इस पूरी शीट में से भी शॉर्ट कर रहा हूं तुम्हारे लिए चीजें। दूसरा क्या पढ़ेगा? मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी। लिखा है, देखो अंडरलाइन करो, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव दिखाई देगा। वैज्ञानिक प्रयोग करना। समझ में आ रहा है कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है बेटा? लिखा होगा यहां पे, देखो इंग्लिश। माइक्रोग्रेविटी लिखा है तुम्हारे में, तो माइक्रोग्रेविटी का क्या इंपैक्ट होगा उसको देखना। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ या ना? बाकी एजुकेशनल रीजंस और ये सब तो नॉर्मल होते हैं, कोई नहीं पूछेगी। मेन ये वाला है, और इसीलिए ये वाला है, इसीलिए यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है पहले। देखो दिख रहा है क्वेश्चन? ये देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतरिक्ष अभियानों पर विचार कीजिए। एक्सियम 4, स्पेस डेक्स, गगनयान। ऊपर दिए गए अंतरिक्ष अभियानों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थन देते हैं? कितने माइक्रोग्रेविटी एनालिसिस को सपोर्ट करते हैं? कौन कौन करता है बताओ? एक्सियम 4 करता है कि नहीं करता है? कहां गया? करता है। स्पेस डेक्स भी करता है, जो मैंने बताया, वहां पे जाके
स्पेस डेक समझ, डेक डेक का मतलब जोड़ना घटाना, स्पेस डेक मतलब स्पेस में ही डॉकिंग करना, क्लियर हो रहा है, स्पेस में ही डॉकिंग करना। और तीसरा गगनयान जो जाएगा वो भी इसी को समर्थन देता, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों, आंसर क्या हो जाएगा तीनों। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। सही लगा सर, मैं कैसे हो रहा है, अभी तक जो दो टॉपिक हमने पढ़े वो समझ में आया बेटा, भैया आए कि नहीं आए। तो एक काम करना, जिसने भी साइंस एंड टेक नहीं पढ़ी है उसके लिए एक बेटर इलाज क्या है कि ये जो शीट मिली हुई ना तुम्हें स्टैटिक वाली, मैं मोटा मोटी इसमें से भी इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगा, घर पे जाके उस शीट को निपटा देना। कोई डाउट है तो तुरंत आके पूछ लेना, बात खत्म हो गई। फिर कल जो शीट मिलेगी उसको जाके निपटा देना, ठीक है। बोलो हाँ या ना। बिकॉज अगर मैं सैटेलाइट, पीएसएलवी, जीएसएलवी सब पढ़ाने लग जाऊंगा तो 2 हफ्ते लग जाएंगे, बिकॉज समय लगा होगा, 2 हफ्ते लगा होगा ना स्पेस करने में हम लोगों को यार, कम से कम। ठीक है, अब वही देखो, अगला देखो, स्पेस टेक्स मिशन। स्पेस टेक्स मिशन क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज स्पेस डॉकिंग, स्पेस में डॉक करना, डॉक मतलब 2 चीजों को आपस में जोड़ना। डॉक का मतलब क्या होता है, अरे यार तुम लोग गाड़ी खराब हो जाए भैया, डॉक करके ले चलेंगे, टो करके। तो टोइंग इज जस्ट लाइक डॉकिंग, 2 चीजों को एक दूसरे में क्या कर देना, जोड़ देना, डॉक कर देना। समझ मारा नहीं आ रहा है, तो स्पेस डॉकिंग मिशन है बेसिकली, ठीक है, लिखा है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। किसके द्वारा किया गया बेटा ये, इसरो। तो अंडरलाइन करो, इसरो अंडरलाइन करो। कर दिया बेटा, अरे बोलो क्या लिखा है, जिससे कक्षा में, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश वाले सामने लिखा हुआ बेटा, जिससे कक्षा में अंतरिक्ष यानों के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग। अनडॉकिंग मतलब अलग अलग करना, पहले जोड़ना, डॉक करना और फिर अनडॉक करना। भैया गए, खराब था उसको सही किया, फिर अनडॉक भी तो करोगे, ऐसा थोड़ी वो बैठे पहुंच ले रहे हो, चले जाओगे ना वापस यार। तो डॉक करना और फिर अनडॉक करने की क्षमताओं को सत्यापित करने के लिए डिजाइन किया गया, ताकि फ्यूचर में हमें एक उपग्रह खराब हो जाए, एक सैटेलाइट खराब हो जाए, तो उसके चक्कर में दूसरी सैटेलाइट ना भेजनी पड़े, उसी को जाके क्या कर दो। ये वैसे ही कि एक कार खराब हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि नई कार खरीद लो, उसी कार को किसी तरीके से जाके रिपेयर करो। आरएसए, रोड साइड असिस्टेंस, तो स्पेस साइड असिस्टेंस बोल सकते हैं उसको। समझ मारा नहीं आ रहा है, अरे बोलो कहां से लॉन्च हुआ जरूरी नहीं है समझना, बट इसका मेन पर्पस समझ में आ गया नहीं आ गया। अब वहां पे जाएंगे तो क्या 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 ये माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव को भी, माइक्रोग्रेविटी के इंपैक्ट को भी एनालाइज करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या भारत पहला देश है ऐसा ड्रामा करने वाला? नहीं। क्या भारत पहला देश है? नहीं। भारत से पहले भी बहुत से दोस्त काम कर चुके हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, रशिया और चाइना पहले भी कर चुके हैं। भारत कौन सा नंबर का आएगा बेटा? 4थे नंबर का आएगा। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दो। इंडिया इज 4th, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे वो तुम्हें घुमा के क्वेश्चन लिखेगा कि इंडिया इज दी फर्स्ट वन, फर्स्ट नहीं है, 4th है ये, बस यहां पे यूपीएससी घुमाएगा तुम्हें इस वाले स्टेटमेंट पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? साक्षी आ रहा है, को समझ में नहीं आ रहा है? अरे देखो जबरदस्ती नहीं, अशोक आ रहा है चीजें। अरे बोलो भैया, हाँ ना? चलो अब ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जरा क्वेश्चन देखो अपने अपने नोट्स में, सभी लोग अपने अपने नोट्स में क्वेश्चन देखेंगे बेटे बच्चे। सभी लोग ये क्वेश्चन अपने अपने नोट्स में देखिए जल्दी से। पूछो। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा। क्या सर इससे जो अंतरिक्ष मलबा है, स्पेस डेब्रिस है, उसको कम किया जा सकता है? मुझे लगता है यस। भविष्य में क्यों नहीं कर सकते हो? अच्छा बताओ कि भाई इधर देखो,
हमारी कोई सैटेलाइट वहां पे गई, ठीक है, वो खराब हो गई, उसके चक्कर में हमने दूसरी भेज दी। अब वो जो खराब हो गई वो समय के साथ धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण टूटेगी, टूट के वो एक मलबे के रूप में तो घूम रही है वहां पे। अगर हम उसी को रिपेयर कर ले तो हमारा एक्स्ट्रा सैटेलाइट जाना कम होगा, तो कहीं ना कहीं मलबा कम होगा कि नहीं। कोई लिख सकते हो, अच्छा पॉइंट इसने ऐड किया। अगर इसमें लिखा है क्या पॉइंट में, कहीं नोट्स में है क्या? नहीं तो उसको लिख सकते हो, वेरी गुड, शाबाश। कि यह अंतरिक्ष मलबे को कम करने के भी एक समाधान के रूप में देखा जा सकता है। दिस प्रोजेक्ट कैन बी सीन एज solution for reduction of space debris. This project can be seen as solution for सर मैं नहीं है, इसको सोल्यूशन के रूप में देखा जा सकता है किसके? स्पेस डेविल्स को कम करने। तुम्हारी क्लास हमेशा इसी में होती है प्रीश्योर की, यही पे होती है ना? ठीक, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ भाई। उसको मत देखो भैया, सिंपल सी बात है, पहला वाला स्टेटमेंट साफ साफ लिख रहा है मिलन डॉकिंग ऑन डॉकिंग, बोलो हाँ या ना। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं? पीएसएलवी की मदद से इसको प्रक्षेपित किया गया था। किसकी मदद से? लॉन्च किया गया था पीएसएलवी की मदद से। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? दो छोटे सैटेलाइट्स, दो उपग्रह भेजे गए होंगे, उन्हीं को तो जोड़ के दिखाओगे यार। ऐसा थोड़े जो ऑलरेडी उपग्रह वहां घूम रहे हैं सही सलामत, उनको जबरदस्ती जोड़ोगे। तो पहले दो उपग्रह भेजे गए होंगे जिनको डॉक करके ऊपर पूरा सिस्टम लेके जाएंगे ना भैया, हाँ या ना? ऐसा थोड़े कि वहां अच्छी खासी दो गाड़ियां चल रही, रुको रुको तुमको जोड़ के दिखाएंगे, हटा के दिखाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना। कि दो पहले अपने सैंपल सैटेलाइट्स में ले गए होंगे, उनको जोड़ा गया होगा, उनको हटाया गया होगा। तो इसमें दो छोटे उपग्रह, दो छोटे सैटेलाइट्स भी भेजे गए, बोलो सही बात है, हाँ या ना? तीसरा, उपग्रहों की मरम्मत करना। कभी अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन में कोई दिक्कत हो जाए तो बाहर से कुछ सही करना, कैसे करना। और अंतर्ग्रही मिशनों के लिए, अंतर्ग्रही मिशन मतलब कि इंटरप्लैनेटरी जो मिशन होते हैं। अरे भैया हमने वीनस पे, शुक्र पे इंडिया शुक्रयान भेजने वाला है जो शुक्र के ऊपर बैठ के स्टडी करेगा। ऐसे ही गगनयान, मंगलयान भेजा जो मार्स के ऊपर एनालाइज कर रहा है चीजें। मान लो उसमें कोई दिक्कत हो जाए तो भी हम अपना पीछे से, तो अरे हाईवे पे नहीं होती, टो गाड़ी होती है। या आपको कोई भी समस्या हो, आप 129 जो भी नंबर है वो मिलाइए, हम खटाक से आपकी सेवा के लिए हाजिर। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डाल देंगे, टायर पंचर हो जाएगा, भैया के टायर सही कर देंगे। आरएसए, रोड साइड असिस्टेंस। तो ये बेसिकली क्या है? रोड साइड असिस्टेंस वाले हैं, पंचर वाले हैं। ये सीधी सीधी बात तो ये है कि आपकी गाड़ी पंचर वहां हो गई, सैटेलाइट, हम आ रहे हैं पंचर बनाने। क्लियर हुआ? पंचर समझाने के लिए, लेकिन समझ रहे हो कोई भी दिक्कत हो तो वो किसी में भी हो जाए, ट्रक में हो जाए, टायर ट्रक में हो जाए, तुम्हारे ई रिक्शे में हो जाए, सबके पंचर बनाओगे। तो इसी तरीके से अंतर्ग्रही मिशन में भी अगर कोई दिक्कत होती है तो भैया जाएंगे, देखेंगे अगर काम हो सकता है तो, बोलो हाँ या ना। लेकिन लास्ट में इन्होंने लिखा एशिया का पहला देश, और ये बदतमीजी करते ही करते हैं। जहां पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाए, चांसेस आर वेरी हाई कि वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। तो एशिया का पहला देश नहीं है, बिकॉज चाइना भी तो है, रशिया भी तो है, तो एशिया का तो पहला देश हो ही नहीं सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यही आंसर में दिया हुआ है बेटा। क्लियर हुआ? समझ में आ दिया? देखो ये इतने नोट्स देना हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? नहीं तो तुम कहोगे बताइए स्पेस डेस्क लिखा और नीचे 4 लाइनें लिख दी, इससे ऊपर कुछ लिखा ही नहीं, फिर तुम रोगे। तुम भी कम बदतमीज थोड़े हो, तुम पैसा वसूलते हो। तो पॉइंट समझो, मैंने तुम्हें 4 पॉइंट जो बताए पेपर में, उसके ऊपर सब कचरा है, स्पेस डेब्रिस है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बात क्लियर हुई बाबू? बाकी सब क्या है? पेपर डेब्रिस है, सिर्फ माहौल बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उन 4 पॉइंट्स को याद रखना। और ये बात कब पता चलेगी? जब एग्जाम, अगर ये टॉपिक आया तो इस टॉपिक में से इन 4 पॉइंट्स पे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, या फिर इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे ही तुम आंसर निकाल ले जाओगे। तुम्हें फालतू का एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतनी मोटी मोटी। चलो, इंडिया बस चौथा है, ये लिख लेना, बस ध्यान से लिख लिया, नहीं लिख लिया? नेक्स्ट, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 फ्लाई बाई डिटेल्स विल हेल्प इन लूनर स्पेस मिशन सेज एक्सपर्ट। ये क्या बवाल है भैया? क्या चीज है भैया? बताओ बताओ भाई। फ्लाई बाई स्पेस मिशन क्या होगा? फ्लाई बाई का मतलब क्या होता है?
फ्लाई बाय का मतलब होता है जो उसके पास से क्या कर जाए, बस खाली एग्जैक्ट उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, पर उसके पास से, उसके ऊपर से फ्लाई बाय। फ्लाई बाय मतलब उसके पास से निकले, तो निकलते समय कुछ तो नजर डाली होगी उसने, तो जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी देखा, उस डेटा का प्रयोग बेसिकली। सर वारा नहीं आ रहा है? तो बेसिकली ये कहा इसरो ने, इसरो ने कहा, हेलो, इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल था, फेल था हमारा? सक्सेसफुल था। अब इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए, चंद्रयान-3 ने क्या क्या किया, चंद्रयान-3 ने क्या क्या किया। तो मैं पहला पहले एक एक पॉइंट बता रहा हूं, वो पॉइंट देखते जाओगे। पहला पॉइंट देखेंगे, सबसे पहले चंद्रयान मतलब क्या इंडिया पहला देश है जिसने कोई चंद्रमा के ऊपर लॉन्च किया है? नहीं, इससे पहले भी यूएसए वगैरह और रूस वगैरह भी इस पे काम कर चुके हैं। तो पहली चीज यहां पे साइड में चुपचाप लिख दो, क्या? इंडिया नॉट दी फर्स्ट वन। तो पहला पॉइंट लिख दो, भारत पहला देश ये करने वाला, चंद्रयान भेजने वाला या चंद्रमा को ऑब्जर्व करने वाला पहला देश नहीं है। दूसरा, इधर देखो बेटा, हमने 2008 में जब चंद्रयान-1 भेजा था, इधर देखो बच्चे, चंद्रयान-1 ने बेसिकली क्या किया, चंद्रयान-1 का मेन गोल था कि चंद्रमा की जो सतह है, आउटर सरफेस है, क्या है बेटा? चंद्रमा की जो सतह है, सतह का मतलब आउटर सरफेस है, और बाहरी मंडल जो उसका वायुमंडल है एक तरह से, उसको बेसिकली उसने क्या किया था, स्टडी किया था। मतलब ना खोदी थी सतह, बस गया वहां देख के, बाहर बाहर से उसकी सतह देख ली घूमते घूमते, उसके बाहर का वायुमंडल देख लिया, एटमॉस्फेयर देख लिया, और वो डिटेल्स उसने धरती पर भेज दी थी। क्या क्या देखा था उसने? बताया कि चंद्रमा पर क्या है, जल। तो पेपर में कभी क्वेश्चन आए कि मून पर वाटर अवेलेबल है या वाटर एटम्स है, ये बात वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये बात किसने बताई थी? चंद्रयान-1 ने। तो पहला इसको अंडरलाइन करो, मून पर वाटर की अवेलेबिलिटी का एविडेंस देने वाला पहला देश था भारत, और स्टडी किया था किसने? चंद्रयान-1 ने। अंडरलाइन कर दो। बोलो हाँ या ना बेटा, समझ में आ गया? दूसरा इसने क्या किया बेटा, इधर देखो, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? हाँ पक्का। अब चंद्रयान के ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं, बोलो हाँ या ना? चंद्रयान के ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं, बड़े बड़े पर्वत है, हाँ या ना? इसको बोलते हैं टेरेन। क्या बोलते हैं? टेरेन। उस टेरेन का चित्रण भी कैसा, वहां पे टेरेन है, कहां पे वैलीज है, कहां पे पहाड़ टाइप के हैं, इन सब का चित्रण भी किसने किया था? इसको बोलते हैं टेरेन मैपिंग। तुम्हारे नोट्स में लिखा होगा, देखो बेटा, टेरेन मैपिंग लिखा है। तो टेरेन मैपिंग को अंडरलाइन करो, जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, टेरेन मैपिंग को अंडरलाइन करो। इस पूरे में बस ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब फालतू है, बाकी सब डेब्रिस है। समझ आ गया? ठीक, आगे बढ़ेंगे। चंद्रयान-2 मोदी जी याद होंगे तुम्हें रोते हुए, कोई नहीं मेरे मित्र, अगली बार और पैसा दूंगा, याद आ रहा है? याद आ रहा है ना, गले लग के रो रहे थे मोदी जी और उनके दोस्त। अब चंद्रयान-2 बेसिकली लोग इसको फेल बोलते हैं, मैं कहता हूं फेल नहीं हुआ था, ठीक है? वो कुछ चीजों में मिस कर गया था। क्या था? एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, क्या बोलते हैं, और एक होती है हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग क्या होती है? सॉफ्ट लैंडिंग। इधर देखो, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है कि किसी भी चीज को किसी भी सतह पर यह है, और हार्ड लैंडिंग क्या है? बस आगे यही है। तो हमारे चंद्रयान के साथ यही हुआ। क्या हुई? हार्ड लैंडिंग। अब भूलोगे नहीं जीवन में, क्या हुई? हार्ड लैंडिंग। क्या हुई? हार्ड लैंडिंग होते ही तो जो उतरा उसके अंदर रोवर था जो टहलेगा, वो गिर पड़ा, तिरछा हो गया गिरने के बाद, तो रोवर निकल नहीं पाया, रोवर उसी के अंदर, तो इसको विक्रम लैंडर बोलते थे। क्या बोलते थे? वो बेचारा क्रैश कह लो या डायरेक्शन, भाई सॉफ्ट लैंडिंग में जैसे चाहोगे वैसे गिरेगा, फिर वैसे ही निकलेगा चीजें अंदर से, पर हार्ड लैंडिंग में वो उसका शेप जैसे ही चेंज हुआ कनेक्शन मिस हो जाता है। क्लियर होगा? अब तो समझ में आ गया होगा हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग। तो चंद्रयान-2 हमारा फेल थोड़ा हुआ था,
चंद्रयान 2 वाज डिजाइंड, उसको ऐसा बनाया गया था कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, पर गलती से उसकी हो गई हार्ड लैंडिंग। कैसे होता है ये? नीचे से वो होता है, क्या कहते हैं, इग्निशन होता है। वो इग्निशन धीरे 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 चीज को आराम से करता है। वहां पे इग्निशन में ही कोई दिक्कत तुम्हें आ रहा है कुछ समझ में भाई साहब? उस इग्निशन में ही कोई दिक्कत आ गई थी, देखो। अच्छा ये क्या इंपॉर्टेंट, इधर देखो कहां पे स्टडी की बात हो रही थी? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ध्यान रखो मून का जो साउथ पोल है वो बेसिकली अंधेरे वाला क्षेत्र है, ज्यादातर डार्क एरिया है, और वहां पर अभी ज्यादातर देशों ने एनालिसिस नहीं कर पाई है। इसलिए अच्छी बात यह थी कि हमने साउथ पोल को एनालाइज करना शुरू किया। बुरी बात यह थी कि उसके बारे में ज्यादा ना पता होने के कारण हमारा वो लैंडर जो है वो सही से लैंड नहीं कर पाया। तो बात क्लियर हुई नहीं हुई? अरे बोलो। लेकिन ये जो लैंडर था ऊपर ऐसे कुछ तो चांद के चारों तरफ घूम रहा होगा, उसमें से निकला होगा सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए, नहीं कर पाया, गिर गया। लेकिन इसको बोलते हैं ऑर्बिटर। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटर। तो आज भी घूम रहा है। तो ऑर्बिटर जो घूम रहा है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा? जो भी चेंजेस हो रहे हैं मून के ऊपर वो दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा? तो इसको जो भी फेल कहते हैं इस मिशन को वो मूर्ख है। ये मिशन फेल नहीं हुआ, ये मिशन बेसिकली कंप्लीट नहीं हो पाया। दोनों में बहुत अंतर है। जो डिजाइन किया गया, जो पर्पस था पूरा नहीं हो पाया। भाई तुमने यूपीएससी की तैयारी करी पर यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हो गए या आरएएस में सेलेक्ट हो गए तो तुम फेल हो गए? नहीं हुए ना यार। तुम्हारा गोल यूपीएससी था, पर ठीक है नौकरी मिल गई, हमें पटवारी लग गई, लेकिन लग गई, हाँ या ना? तो यही वाला हाल हुआ इसके साथ। तो क्या लिखा है? ऑर्बिटर अभी भी चालू। ऑर्बिटर जो घूम रहा है वो आज भी घूम रहा है। और चंद्रमा की सतह की संरचना, जो सरफेस की डिजाइन है, बर्फीले पानी, बर्फीले पहाड़ या पानी जो भी है, आइस जो भी है, और मानचित्रण के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। इससे जटिल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने में वो सबसे सही बात है। तो ये वाला पॉइंट लिख दो, और ये वाला, खाली ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? और इट्स हेलो 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 हेलो। लेकिन क्या लिखा है? विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया। विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग का, लेकिन क्या हो गया? लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। तो ये बस याद रखना कि चंद्रयान 2 ने सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई थी क्या? नहीं कर पाई थी। और इसके अंदर से जो रोवर निकलने वाला, रोवर मतलब एक तरह से रोबोट, बच्चों की टॉय कार समझ लो एक तरह से, जो घूमती पूरे सरफेस पे जाती, जब वो टेढ़ा होकर फंस गया तो प्रज्ञान भी अंदर से घू 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 करते रहेगा, निकली। होता ना बच्चे की गाड़ी दीवार में टकरा दो और आगे बढ़ा रहा हूं, वही कर रही है, वो आगे बढ़ी नहीं पाई। वही हुआ कि जब विक्रम लैंडर टेढ़े हो गए तो वो अंदर ही फंस गया। वो जिसको निकलना था वो निकली नहीं पाया, और इसलिए प्रज्ञान रोवर निकल नहीं पाया। और प्रज्ञान रोवर ना निकल पाने के कारण क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो गया। क्लियर हो गया? अब तो समझ में आ गया होगा। तो चंद्रयान 2 फेल बट सक्सेस भी। ऑर्बिटर आज भी घूम रहा है, पर लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर काम नहीं कर पाए। फिर उसके बाद बारी आती है चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 क्या है? 2023 वाला है, बोलो हाँ या ना? 2023 वाला कहां पर? अंडरलाइन कर दो, बहुत बड़ी बात है। इस बार हमारे लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। पहले बताई नहीं तो नजर नहीं लगी। तो इस बार हमारे लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। तो क्या भारत ने मून के सदर्न पोल पर, हेलो, क्या इंडिया ने मून के सदर्न पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करी? अरे बोलो हाँ या ना? सॉफ्ट लैंडिंग की। टाइम देखो क्या आ रहा है, अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, यहां 4 बजा रहा है। अच्छा नेट नहीं चल रहा है इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। शाबाश, क्लियर हो रहा है? 12:30 हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे बोलो। तो चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर क्या करी? सॉफ्ट लैंडिंग करी। अब ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है? नहीं, ये इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है क्या? नहीं, पहले भी साउथ पोल पर और भी देश पहुंच, क्या हुआ? अच्छा सॉरी, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश है। पहला देश नहीं, साउथ पोल पर तो बहुत सारे पहुंचे, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला पहला देश है।
चंद्रमा के इस हिस्से में, बाकी हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग बाकी करवा चुके हैं, तो लिखो, इसको अंडरलाइन कर दो, इस हिस्से में पहुंचकर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला पहला देश है, बट इस हिस्से में पहुंचने वाला या इस हिस्से के बारे में जानकारी देखो चौथा देश। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आगे बढ़ेंगे बेटा, इधर देखो, जो हमारे, अरे इस हिस्से में यही वाला अंडरलाइन कर दो ना इस पॉइंट को, ध्यान रखना बेटा। हेलो, जो पहली बार फेल हो गए तो उन्हीं को नाम से दोबारा चीजों को, मतलब प्रज्ञान और विक्रम को दोबारा भेजा गया बेटा, पिछले वाले तुम्हारे छोटे भाई वहां पढ़े हैं, तुम भी जाओ, उसी नाम से दोबारा भेजा गया, और इस बार वो भाई ने खेल कर दिया, अपना रोवर वहां पे घूम रहा है। समझ मारा नहीं आ रहा है? एक और चीज कहीं पे लिखा होगा, आई डोंट नो कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, इसने वहां पर खुदाई करी है। क्या करी है? मून पर खुदाई, लिख लेना, मून पर माइनिंग। और माइनिंग का मतलब जेसीबी नहीं चलाती होगी, थोड़ा बहुत हिस्सा है यार। तो मून पर क्या किया इसने? खुदाई करी है, ताकि वहां की चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं, जो भी रॉक्स वगैरह है, देखो यहां लिखा होगा बेटा रोवर में, ये घुमंतु नहीं होता, यही तो दिक्कत है ट्रांसलेशन की। रोवर की में लिखो, लिखा होगा कि इट्स कंडक्ट केमिकल एंड मिनरोलॉजिकल स्टडीज, समझो, ताकि उसने थोड़ी थोड़ी चट्टानों को तोड़ा होगा और उनके अंदर के क्या विशेषताएं हैं उनका अध्ययन शुरू किया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि मून कैसे बना होगा, मून की क्या मिनरल्स है, मून कैसे काम करता है, इन सब चीजों के बारे में क्लियर हो गया बेटा? बोलो हाँ है ना? अरे बोलो, बस ये और लिख लो, ये रंभा, रंभा, रंभा क्या है बेटा? हेलो, जो लैंडर लैंड किया उसके ही कुछ पार्ट्स हैं ये, जिनको अलग अलग नाम दिया गया। तो रंभा क्या काम करता है बेटा? चंद्रमा की सतह के निकट प्लाज्मा घनत्व कि बेसिकली यहां पे लिखो वायुमंडल का अध्ययन, चंद्रमा की सतह के वायुमंडल का अध्ययन। वायुमंडल मतलब बोलो, बोलो बेटा, वायुमंडल मतलब, वायुमंडल को क्या बोलोगे हिंदी में, इंग्लिश में? एटमॉस्फेयर का अध्ययन रंभा कर रहा है, बोलो हाँ है ना? इसी तरीके से इसमें चेस्ट है यार, ये यहां पवित्र पवित्र हटा देना, यहां पे नाम ही उसका, चेस्ट। समझ आ रहा नहीं यार? ये भी एक उसका ही पार्ट है। इसका काम क्या है बेटा? हेलो, टेम्परेचर मॉनिटर करना। किसको? टेम्परेचर को पढ़ना, आग नहीं बोलते, ताप, टेम्परेचर को मॉनिटर करना। क्लियर हो रहा है? तीसरा इसमें लिखा हुआ इल्सा, क्या लिखा होगा बेटा? देखो इल्सा, ये बेसिकली इल्सा का काम है सरफेस क्रस्ट का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? जैसे धरती की क्रस्ट है ना, अरे पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, क्रस्ट मेंटल कोर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो ऐसे ही उसकी चंद्रमा की क्रस्ट का अध्ययन करने के बारे में कौन गया? इल्सा। कौन गया? इल्सा। और लास्ट में लिखा हुआ है LRA। इसका मान है कि मून कैसे घूम रहा है, मून की डायनेमिक्स क्या है, कैसे उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। तो जो भी प्रमुख परिवर्तन चंद्रमा के प्रमुख परिवर्तन, चाहे वो घूर्णन में हो, रोटेशन में हो, समझ रहा है? चाहे वो रोटेशन में क्या स्पीड कभी कम ज्यादा हो रही है क्या, एक ही स्पीड से घूम रहा है क्या, या सरफेस पे कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, कितने टाइम में हो रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन करेगा कौन? LRA। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो तुमसे ये सब कोई नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा हेलो रंभा, चेत्स, इल्सा, ये निम्नलिखित में से इनका प्रमुख कार्य क्या है? तो नीचे स्टेटमेंट होगा, ये चंद्रमा के अध्ययन हेतु भेजे गए प्रमुख उपग्रह के कारक या अंग है। बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा तुमसे रंभा क्या करता है कोई नहीं पूछने वाला। क्लियर हुआ? और बहुत ज्यादा अगर डेप्थ में आएगा तो इनको चारों इधर लिख देंगे, रंभा, चेस्ट, आई, इल्सा और ये, और सामने इनके काम लिख देंगे, मैच करने को दे देगा क्वेश्चन। तो इसलिए इस वाले टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो, इसको अंडरलाइन कर दो, बाकी इसको और ये वाला, ये 2 पॉइंट्स को बस खाली अंडरलाइन कर दो। मेरी तरफ से ये 2 पॉइंट्स ही प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डेब्रिस है। कुछ आ रहा है विकास? नहीं आ रहा? होली उतरी नहीं अभी तक? होली नहीं उतरी क्यों? बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ एकदम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पानी उतरा नहीं है। लिख लिया पहला दूसरा? तो बेसिकली इसमें दोनों ही पॉइंट्स बेटा इंपॉर्टेंट, ठीक है? 1 और 2 क्लियर हो गया बेटा? बोलो हाँ है ना? हाँ भाई इधर
पहलवान, समझ में आया? नेक्स्ट निसार, तुम लोग को निसार भी पढ़ा दिया है हमने तो, क्यों वाल्मीका क्लास में पढ़ा दिया था ना, पर ये करंट अफेयर का टॉपिक है। नासा, हेलो, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, क्या? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसमें है क्या तुम्हारे नोट्स में कहीं पे? नहीं लिखा, तुम लोग लिखो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका मतलब है किसके द्वारा चालू किया गया होगा? नासा और इसरो दोनों का एक संयुक्त उपक्रम है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब इसका काम क्या है बेटा, बताओ, कोई बताएगा इसका काम क्या है? हाँ शाबाश भैया, हमारी धरती दिन पर दिन परिवर्तित हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस थार को सो कॉल्ड आज तुम डेजर्ट बोलते हो, कुछ ज्योग्राफर्स कहते हैं कि वहां पर किसी समय में समुद्र का एक्सटेंशन हुआ करता था, इट वॉज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ओशन। पर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ होगा, धीरे धीरे समुद्र समाप्त हुआ होगा और वो मरुस्थल में परिवर्तित हुआ होगा, डेजर्ट में। अगर किसी ने उसी टाइम देख लिया होता, उस परिवर्तन को ऑब्जर्व कर लिया होता और वो परिवर्तन को रोक दिया गया होता, तो आज हमारे पास एक्स्ट्रा समुद्र होता। सच बात है। इसी तरीके से तुम देखो, आज हिमालय की हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है, पर हम इसको देख पा रहे हैं पर अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हिमालय में जगह जगह पर क्रैक्स आ रहे हैं, हम इसको देख तो पा रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पर देख तो पा रहे हैं कम से कम। ऐसे तुम देखो, बहुत सी जगह लड़की, बहुत सी जगह फर्टाइल लैंड थी, उपजाऊ भूमि थी, पर धीरे धीरे वहां पर नमी खत्म होती जा रही है और वहां पर सूखी भूमि, या कहा जाए बंजर भूमि में परिवर्तित होती चली जा रही है, इनफर्टाइल लैंड। तो कम से कम हम देख तो पा रहे हैं, समझ तो पा रहे हैं पहले, फिर इस पे क्या एक्शन लेना है वो तो हम लेंगे। पहले तो ये भी नहीं कर पा रहे थे। तो निसार का बेसिक काम यही है। निसार है पड़ोस वाली आंटी। निसार क्या है? पड़ोस वाली आंटी, जिसका काम है ये देखना कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हाव भाव में, रोजमर्रा में क्या परिवर्तन आ रहा है और उसका बताना। और उसमें दो आंटियां हैं, एक इसरो वाली आंटी और एक नासा वाली आंटी। तो इसरो वाली आंटी तुम्हारे कपड़े देखती है कि देख रहे हो कपड़े दिन पर दिन छोटे होते चले जा रहे हैं, और इसरो वाली देख देख बाल बड़े हो रहे हैं, देख रहे हो चेहरे पे मेकअप लगने लगा। ये दोनों के काम है, एक कुछ काम कर रही है और एक कुछ काम कर रही है। समझ में नहीं आया? तो निसार एक संयुक्त मौसी प्रोजेक्ट है, आंटी प्रोजेक्ट है। निसार क्या है? एक संयुक्त ज्वाइंट आंटी प्रोजेक्ट है। अरे क्या है? आंटी प्रोजेक्ट, जिसका काम क्या है? जिसका काम है अर्थ के सरफेस को मॉनिटर करना। कुछ काम ए बड़ी बहन तुम देखो, दूसरा काम ए छोटी बहन तुम देखो, तो दोनों लोग मिलके नजर लगाए हूं। अब दोनों क्या देखते हैं बताएंगे भी, बात समझ में नहीं आई, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। एक बहन ज्यादा स्कैनिंग कर लेती है और एक बहन कहीं अंदर तक स्कैन करती है, तो दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं। एक एल बैंड फ्रीक्वेंसी के कैमरे का प्रयोग कर रही है, एक एस बैंड फ्रीक्वेंसी के कैमरे का प्रयोग कर रही है। बात समझ में नहीं आई? तो निसार दो आंटियों की कहानी है, दो आंटियों का ज्वाइंट उपक्रम है। एक आंटी यूएसए की है, एक आंटी इसरो की है। यूएसए मतलब नासा की है, क्लियर हो रहा नहीं? इसलिए इसको नासा इसरो उपक्रम बताया गया। मेन काम क्या है? धरती पर भूमि नाम की लड़की पर हो रहे परिवर्तनों को देखना। बात समझ में नहीं आई? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है बाबू, वो ये देखना है तुम्हें, ये वाला, जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें उल्टा लिखेगा, वो देखना है। यूपीएससी जब ऑप्शन देगा तो उल्टा कर देगा। क्या कह देगा? वो कह देगा कि ये वाला देखो, एल बैंड और एस बैंड क्या होता है?
पहले बैंड तुम्हें मैंने पढ़ाए हुए ना, एल बैंड एस बैंड, पढ़े नहीं पढ़े? तुम्हें तो मैंने पढ़ाए नहीं। एल बैंड एस बैंड क्या होता है बताओ? कितने बैंड होते हैं बताओ? एल बैंड, एस बैंड, के यू बैंड, पढ़ाए हुए नहीं पढ़ाए हुए? तो बेसिकली क्या है, ये अलग अलग बैंड्स है, अलग अलग आवृत्ति वाले, फ्रीक्वेंसी वाली रेज होती है। बेसिकली अलग अलग कैमरे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेज एमिट करते हैं, जिसके माध्यम से वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, तो अलग अलग पेनिट्रेशन कैपेसिटी होगी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, कम फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो कम पेनिट्रेट करेगा, सीधी बात ऐसे ही नहीं। तो इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो एल बैंड वाला जो कैमरा कह लो या फिर रडार कह लो, जिसको डेवलप किया गया किसके द्वारा बेटा? नासा। ये ध्यान रखना, एल बैंड वाला किसके द्वारा? नासा के द्वारा। और एस बैंड वाला इसरो के द्वारा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? एस बैंड वाला इसरो के द्वारा। अब एल बैंड वाला क्या करता है बेटा? वो पत्तियां खूब, मतलब ऊपर से बैठा है और खूब पत्तियों वाला जंगल भी है, तो पत्तियों के बीच से पेनिट्रेट करके नीचे देख लेगा कि जमीन की क्वालिटी कैसी है। खूब अच्छे से आच्छादित वनों में भी, डेंस फॉरेस्ट में भी जो पेटल्स हैं, लीव्स हैं, उनको पेनिट्रेट करके धरती के सतह के बारे में पता लगा लेगा। लिखा है नहीं लिखा? देखो बेटा, अरे देखो, अरे एल बैंड में लिखा है पेनिट्रेट्स द फॉरेस्ट कैनोपी, लिखा है, अंडरलाइन करो। फॉरेस्ट कैनोपी का मतलब बेटा वनों में जो आवरण होता है पत्तियों का, उसको पेनिट्रेट करके धरती पे स्टडी कर सकता है। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? अरे बोलो आगे। मिट्टी और बर्फ में प्रवेश करता मतलब मिट्टी और बर्फ के अंदर भी जाकर पेनिट्रेट करके देख सकता है कि वहां पर मॉइस्चर कितना है, बर्फ की डेंसिटी कितनी है, कितने दिनों में पिघल सकती है ये, अगर पिघलेगी तो कौन से ओशन में जाएगी तो उससे कितना पानी, वाटर लेवल बढ़ेगा, सारी चीजों की जानकारी कर सकता है। बात सुनो, तो ये काम कौन कर रही है? अरे भैया ये बताओ, अमेरिका के लोग लंबे लंबे होते हैं कि भारत के? अमेरिका के तो लंबी वाली आंटी, शॉर्ट वाली आंटी, ऐसे याद रख चुपचाप। समझ में नहीं आया? तो अमेरिका की लंबी आंटी है और भारत वाली शॉर्ट आंटी। ऐसे पहले तो ये याद रखो, एल बैंड पे कौन स्टडी कर रहा है, एस बैंड पे कौन स्टडी कर रहा है। तो लंबी आंटी अमेरिका की, बड़ी आंटी, छोटी आंटी भारत की। अब एल वाली आंटी क्या कर रही है? बिल्कुल कभी घुस के देखती है। अमेरिका वाले नहीं चश्मा लगाते, याद करो, उसके क्या नाम है, ट्रंप के साथ में चश्मा लगाते, सामने कोई भी आदमी आ जाए तो पूरा सब देख डालेंगे अंदर तक। कसम मारा नहीं आ रहा है? तो ऐसे देखो, कभी घुस के अंदर तक पूरा पेनिट्रेट करके देख रहे हैं। अरे बोलो, अपनी भारत वाले थोड़े से ऊपर ऊपर। नहीं बहन जी, मेकअप नहीं है, कुछ और है। ठीक है, भारत वाले क्या है, सुपरफिशियली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके डिटेल में मत जाओ, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, एल बैंड इसरो का है और एस बैंड नासा का है, और तुम कहोगे ओके, फिर वो मुर्गा बना देगा तुमको वहीं पे। तुम्हें क्या बोलना है? एल बैंड मतलब लंबी आंटी मतलब यूएसए, एस बैंड मतलब इसरो। खत्म। खाली तुम्हें ये याद रखना है बस, खाली एक। एल बैंड क्या करता है? कतई गहरी निगाहों से पेनिट्रेट मार देता है अंदर तक, और एस बैंड थोड़ा सा सरफेस पे चीजें ऑब्जर्व करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको याद कर लो। लिखा तो सारी किताबों में था, अगर याद किया होता तो इस क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ती, बोलती नहीं ना, तो इसलिए याद करो पहले। बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा, याद हुआ? एल बैंड और एस बैंड क्लियर हुआ? अगेन इस टाइम पे ज्यादा कंसेप्ट को जितना समझोगे ना, समझने ज्यादा मेमोराइज करो चीजों को, एंड यू शुड नो कि व्हाट इज। जैसे क्या है, बच्चे मैगजीन्स पढ़ते हैं करंट अफेयर की, तो मुझसे कहते हैं सर मैगजीन इतनी मोटी हो गई, सारे 12-13 महीने की अगर मैगजीन उठाओगे और 100-100 पन्ने की भी देखोगे तो 1300-1400 पन्ने की मैगजीन है मिनिमम, बता रहा हूं। 1300 पन्ने एग्जाम में रिवाइज कर सकते हो क्या? अभी नहीं कर सकते हो। तुम्हें पहले दिन से उसमें काट पीट के रखना चाहिए था। क्या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा? बेस्ड अपॉन PYQs। तभी कोई भी तैयारी शुरू करता है, सबसे पहले क्या कहा जाता है? जाके PYQ लगाओ। तुम वहां रटने लग गया तो PYQ, अच्छा जब रटना नहीं, समझो PYQ पूछ क्या रहा है। ये समझ में आ गया बेटा? नहीं आ गया? अरे बोलो। इसको किसके माध्यम से भेजा गया? ये देखो, सॉरी, GSLV। GSLV का मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV के माध्यम से इसको भेजा गया है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, हेलो, कि सर GSLV तो 36,000 किलोमीटर दूर किसी चीज को भेजना है धरती से, तो उसके लिए काम आता सबसे दूर भेजने के लिए।
अरे भाई सबसे पास में भेजना है तो एसएलवी एएसएलवी भेजते हैं, याद आ रहा नहीं आ रहा है? उससे दूर भेजना है तो हम पीएसएलवी भेजते हैं, और बहुत दूर भेजना है तो हम जीएसएलवी भेजते हैं। मान लो 100 किलो को यहां भेजना है तो इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा। 36,000 किलोमीटर भेजना था। पर सर हमने तो ये जो धरती पे ऑब्जर्व करने वाला दूर रखेंगे कि पास रखेंगे? पास ही रखेंगे ना। जितना दूर रखेंगे उतनी क्वालिटी क्या हो जाएगी? अरे मैं यहां से बैठ के चौराहे को देखूं तो उतना बढ़िया देख पाऊंगा क्या? पर चौराहे की बत्ती के ऊपर बैठ के ऐसे देखूं तो ज्यादा बेटर देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा? तो ये पास में रखने थी। लेकिन फिर हमने जीएसएलवी को क्यों यूज किया? हम तो इनके माध्यम से भी भेज सकते थे, बिकॉज पेलोड ज्यादा था। 100 किलो नहीं था, कई टन का वेट था जिसको ये यहां तक भी ले जाने में सक्षम। ये वाले के माध्यम से हमने यहां तक इतना ज्यादा वेट भेजा, बिकॉज ये साइज क्या है एंटीने का? बहुत ज्यादा साइज है। समझ में नहीं आ रहा है? पेलोड ज्यादा होने की वजह से हमने जीएसएलवी का प्रयोग किया। समझ में नहीं आया? और किसमें रखा गया है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। किसमें रखा गया है? लिखना देखो, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, एसएसओ लिखा होगा कहीं ना कहीं पे, लिखा है, अंडरलाइन कर दो। सन सिंक्रोनस क्या होती है? ऐसा कक्षा होती है धरती की जो बेसिकली सन की लाइट के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। याद करो फ्लावर, कमल का फ्लावर सिखाया था क्लास में तुम्हें, जो सन के मूवमेंट के साथ में, सन की रेज अभी यहां पे पड़ रही है तो सैटेलाइट सारी यहां पे होंगी। सन की रेज अब यहां पड़ रही है, सैटेलाइट सब यहां पहुंचेंगी। सन की रेज यहां पहुंच रही है तो सैटेलाइट आगे पहुंचेंगे। मतलब सन की रेज के हिसाब से वो अपना मूवमेंट क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है। जहां पे भी सन की रेस पड़ेंगी वहीं पे ऐसे घूमती रहेंगी। सन की रेस आगे आ गई, सन की रेस आगे आ गई, सन की रेस आगे आ गई, और ये ऐसे घूमती हैं। बाकी सारी सैटेलाइट ऐसे ऐसे चलती है। ये वाली सैटेलाइट समझ नहीं आ रहा है? इसे देखोगे कमल के फूल की तरह खुल जाएंगी 24 घंटे में। समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना? तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट अंडरलाइन कर दो इसमें बेटा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट अंडरलाइन कर दो इसमें बेटा। कर दिया? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के साथ साथ अंडरलाइन करो नासा इसरो दोनों की आंटी अंडरलाइन कर दो। लंबी वाली आंटी यूएसए की, छोटी वाली आंटी भारत की अंडरलाइन कर दो। अरे कर दिया नहीं कर दिया? लंबी वाली आंटी डेप्थ में एनालिसिस कर रही है, छोटी वाली आंटी ऊपर ऊपर कर रही है। मेन काम क्या है? भूमि का एनालिसिस करना, भूमि में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करना। समझ आगे नहीं आगे निसार? अरे बोलो ठीक। किसके माध्यम से? जीएसएलवी अंडरलाइन कर दो। क्यों जीएसएलवी? पीएसएलवी भी कर सकता था, क्योंकि इतना ज्यादा पेलोड था, वजन इतना ज्यादा था इन सैटेलाइट्स का कि उसको हमें भेजने के लिए जीएसएलवी का ही प्रयोग करना पड़ा। रिस्क हम ले नहीं सकते। एक और चीज समझो, इन सैटेलाइट्स में कुछ रडार तो बड़े बड़े छाते होते हैं, गोल गोल नहीं दिखे? टीवी रडार जो ऐसे लगे होते हैं, वो यहां से फोल्डेड थे, वहां जाके वो खुल गए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसमें ध्यान रखना, फोल्डेबल रडार्स थे। फोल्डेबल मतलब जब लॉन्च किया गया, भैया लॉन्च में तो इतनी सी जगह में ऊपर गए होंगे, तो यहां थोड़े खुले खुले ऐसे ऊपर छतरी लिए चले गए, तो यहां तो उसको बंद थे, वहां जाके वो खुल गए। समझ में नहीं आया? तो इसमें लिख लेना, ये दिख रहा हो, ए नालायक लड़को, ये देखो, ये रडार दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये रडार, ये जो छाता टाइप का गया, ये यहां थोड़े वो लॉन्च व्हीकल में थोड़े ऊपर छाता से टंगा हुआ चला जाएगा, चले रहो बस, थोड़े यूपी रोड में कुछ भी लाद लो ऊपर, आया ना? ये फोल्डेड था। कैसा था? ये श्रिंक्ड फॉर्म में था उसके अंदर, और वहां जाके ये खुल गया। तो याद रखना, फोल्डेबल रडार था। लिख लेना कहीं पे, फोल्डेबल रडार। अरे बोलो, क्या मौसम का कोई प्रभाव पड़ता है? बोलो नहीं पड़ता। तभी इसको रात का कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। दिन का कोई प्रभाव पड़ता है क्या? तो यहां पे लिख लो, किसी भी मौसम में, रात और दिन में, हर समय मॉनिटरिंग करने में सक्षम है। इट इज कैपेबल ऑफ मॉनिटरिंग इन डे, नाइट एंड इन ऑल द वेदर्स। बारिश हो, जुकाम हो, खांसी हो, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में नहीं आया? ऑल दी वेदर, डे एंड नाइट। चाचा जी लिखा नहीं? चलो भाई इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भाई, अच्छा पास में है कि दूर है? पास में है। समझ में आ रहा है? तभी लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भू कक्षा, क्या बोलेंगे इसको? लो अर्थ ऑर्बिट। लिखा है क्या कहीं पे? नहीं लिखा है तो तुम लिख लो, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा में रखा हुआ है। पास में क्यों है? ताकि सटीक, अरे भाई ओए,
मुझे इसको ऑब्जर्व करना है। एक ऑप्शन इधर देखो, मुझे इसको ऑब्जर्व करना है। एक ऑप्शन तो है कि मैं यहां खड़े होकर देखूं, एक ऑप्शन है मैं एक डेंडर बहुत है यार सर, मैं कहां से मुझे डेंडर पता चला इसका? पास से तो निम्न भू कक्षा। सर आगे नहीं आ गया तुम्हें? अरे बोलना है नहीं सर, तुम्हारा रगड़ दो जाके बाल साहब। चलो क्वेश्चन देखो बेटा, निसार, नासा और इसरो द्वारा विकसित संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, सही है गलत है? बोलना, इंग्लिश में देखो, सही है गलत है? इट इज द फर्स्ट सैटेलाइट मिशन टू यूज डुअल फ्रीक्वेंसी रडार। अरे रे रे, सही है डुअल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी तक जितने भी देशों ने भेजा सबने सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला रडार भेजा, मतलब या तो एल बैंड भेजा या एस बैंड भेजा या केयू बैंड भेजा, तो एक ही काम कर पा रहे थे, पर उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। इन दोनों आंटियों ने काम साथ मिलकर बहन करेंगे चुगली, ताकि कुछ तुम्हारा होगा कुछ मेरा होगा, पूरी जानकारी निकाल लेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अरे बोलो, तो ये भी अंडरलाइन कर दो, स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंट है। द मिशन इज डिजाइन्ड प्राइमरली फॉर डीप स्पेस प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशन। सही है? अरे भैया अंतरिक्ष में ग्रहों की खोज करनी है। अरे आंटी को क्या मतलब दूसरे देश में क्या हो रहा है, उनको अपने मोहल्ले से टेंशन है ना भैया, तो आंटी की टेंशन किसकी है? सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले की। पड़ोस शहर में क्या हो रहा है, ईरान में बम चल रहा है नहीं चल रहा है, आंटी को कोई लेना देना, पर पड़ोस वाली बिटिया के जीवन में क्या चल रहा है आंटी को उससे पूरा मतलब। पड़ोस वाली बिटिया मतलब भूमि। तो निसार कैन मेजर चेंजेस इन द अर्थ सरफेस एट सब सेंटीमीटर लेवल। सेंटीमीटर लेवल में भी अगर कुछ परिवर्तन होगा तो वो क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा। ये बात सच है, तभी इसमें एल बैंड और एस बैंड का प्रयोग किया गया है। तो ये बात सही है, ये वाला सही है और ये सही है। आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, 1 2 4, 1 2 4 मतलब ये देखो बी लिखा हुआ है। क्लियर हो गया बेटा? नहीं आया समझ में? आ गया? इसी तरह हम आज के आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ चले हैं। मैं सोच रहा हूं कल और टॉपिक बढ़ा दूंगा, एक दो थोड़े और टॉपिक बढ़ाऊंगा। एक्सपोसैट मिशन, एक्सपोसैट, एक्सपोसैट क्या, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है बेटा, समझेंगे। एक्सपोसैट क्या कहता है? बेसिकली एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट है ये। एक्सरे, हेलो हेलो हेलो, एक्सरे पॉलीमेट्री लिखा है क्या? स्पेलिंग कहीं लिखा है कहीं पे? इसमें कहां लिखा है? आई डोंट नो इसमें दिया है कि नहीं दिया इन्होंने। फिलहाल तुम याद रखो, एक्सपोसैट का मतलब होता है एक्सरे पॉलीमेट्री, पॉलीमेट्री सैटेलाइट। क्या है इसको समझो। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझना होगा। पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में सारा सीक्वेंस बताओ मुझे। इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इसके मुक्का दो मेरी तरफ से। विबग्योर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विबग्योर वो तो व्हाइट लाइट का है दीदी, विजिबल लाइट का विबग्योर। समझ गए अब तुम? हाँ वेरी गुड। माइक्रो, तुम लोग को याद है कुछ? चलो भाई बोलो भाई, बोल गोलमिका। माई माई गुड एक्सयूवी, ना 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 ना, गुड एक्सयूवी इन माई रेंज। याद आ गया नहीं आ गया? गुड एक्सयूवी इन माई रेंज, गुड एक्सयूवी इन माई रेंज। गामा, ये इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, इधर क्या है? वेवलेंथ। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। समझ आ गया बढ़िया? गुड एक्सयूवी इन माई रेंज, ये ट्रिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है ना इसके बारे में? इसका सीक्वेंस याद कर लेना। इसमें नेट चल ही नहीं रहा होगा यार बेटा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या है? सीक्वेंस है। फ्रीक्वेंसी किधर ज्यादा है? इधर है ना, और इधर चले जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी, पर वेवलेंथ
बढ़ती जाएगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। उल्टा कर सकते हो। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? अब हमें ये समझना बेटा, क्या लिखा है? एक्सरे पॉलीमेट्री। तो इस पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस कमरे में भी हम बैठे हैं तो सारी सारी रेस कहीं ना कहीं। अब ब्रह्मांड में जो एक्सरे के जो सोर्सेस है, जहां से एक्सरे निकल रही है, वो सोर्सेस है वेरी हाई टेम्परेचर वाले सोर्सेस, वेरी हाई टेम्परेचर वाले सोर्सेस, जैसे कि ब्लैक होल। जैसे कि बोलो बेटा, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा न्यूट्रॉन स्टार तुम लोगों ने। हाँ भाई, तुम लोगों ने तो पढ़ा, तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा? न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है बेटा? हाँ? बोलो बोलो बोलो। बेसिकली बच्चे मेरे दोस्त, कोई भी नॉर्मल स्टार, हेलो इधर देखो मैं बता देता हूं, परेशान नहीं हो। कोई भी नॉर्मल स्टार जैसे जैसे अपने एंड की ओर जाता है तो जाते जाते वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? न्यूट्रॉन स्टार में। और फिर वो अपनी जगह पे घूमने लगता है, जिसे कहते हैं पल्सर। क्या बोलते हैं? पल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो डॉर्फ स्टार और दुनिया भर की चीजों में परिवर्तित होता है। बेसिकली इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं भाई। सूरज है, सूरज का आधा जीवन समाप्त हो चुका है, अब 50% जीवन बचा। धीरे धीरे सूरज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक न्यूट्रॉन। छोटा होता चला जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टेम्परेचर और बढ़ेगा छोटे में कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जितना डेंस मटेरियल इतने में है वो और ज्यादा एक साथ आ जाएगा। कोयला फैला दो, टेम्परेचर कम होगा। कोयला सब एक जगह ला दो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सारा का सारा टेम्परेचर बढ़ेगा। न्यूट्रॉन स्टार। ऐसे ब्लैक होल, ब्लैक होल हुआ, न्यूट्रॉन स्टार हुआ, यहां से एक्सरे का सोर्स माना गया है। समझ में नहीं आया? अब अगर हम एक्सरे को पढ़ ले कि एक्सरे निकल रही है तो ये ब्लैक होल वाली है कि न्यूट्रॉन स्टार वाली है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ये कैसे ह्यूमंस की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस को कैसे इंपैक्ट करती है, ये यूनिवर्स में हेलो किन किन चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं जब हम एक्सरे के बारे में समझ जाएंगे तो हम इसके ओरिजिन के बारे में भी कुछ कुछ समझेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? अरे आपके संस्कार आपके परिवार का दर्शन है, तो एक्सरे की विशेषताएं उसके ओरिजिन का एविडेंस है कि नहीं है? अगर एक्सरे के बारे में समझोगे तो तुम ब्लैक होल में घुस के तो देख नहीं सकते हो। बच्चों कहां घुसने के लिए? समझ में नहीं आ रहा है? तो ब्लैक होल नहीं देख सकते, न्यूट्रॉन स्टार नहीं देख सकते हो, पर एक्सरे तो पढ़ सकते हो। किसी बच्चे को देख के उसके परिवार के बारे में जानकारी लगाई जा सकती है। तो यही वाला हाल है। एक्सरे जो भी इतने ब्रह्मांड में, उनको कैप्चर करके, उनको स्टडी करके ये समझा जा सकता है कि ब्लैक होल कैसा होगा, ब्लैक होल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, न्यूट्रॉन स्टार की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बेसिकली ये जो मिशन है, इसका मेन काम है एक्सरेज के बारे में पढ़ना। किसका पढ़ना? नहीं समझ रही? एक्सरेज ही क्यों चूज किया? कोई और भी चूज कर लेते? नहीं, एक्सरे इसलिए पढ़ा बिकॉज हमें एट द एंड ऑफ द डे एक्सरे नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है? पर वहां पे पढ़ नहीं सकते तो किसको पढ़ोगे? पिताजी से बात नहीं कर सकते, भटक के मारेंगे, तो बेटे से पूछते बेटा पापा का नाम क्या है? पापा शाम को कितने बजे घर आते हैं, सुबह कितने बजे जाते हैं? सारी जानकारी किससे निकाल रहे हो? बेटे से। तो बेटा है एक्सरे। मेरी बात समझ में ही नहीं आई? तो एक्सरे को पढ़कर हम इनडायरेक्टली किसकी जानकारी हासिल करेंगे? हेलो, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, इन सब के बारे में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो यार, तो नया। तो इसका नाम क्या है? एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसरो का है, किसके द्वारा? लिखो, देखो समझो पहला पॉइंट क्या लिखा है इसमें। किसने लॉन्च किया बेटा इसको? इसरो द्वारा। पहला अंडरलाइन कर दो, तो एग्जाम में इसरो की जगह नासा वासा दे सकता है, तो इसरो अंडरलाइन कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा क्या स्टडी करेगा बेटा? इधर देखो, ये वाला पॉइंट। ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों से निकलने वाली एक्सरे किरणों का, वो याद रख लेना। जो पीछे मैंने स्पेक्ट्रम बताया था, याद कर लेना। नेट नहीं चल रहा, अदरवाइज मैं दिखा देता। स्पेक्ट्रम बताना तुम्हें क्या है? गुड एसयूवी इन माई रेंज, याद कर लो। गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव। समझ आ नहीं आ रहा है? गुड एसयूवी इन माई रेंज, जो सीक्वेंस को याद कर लेना एक बार। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, ये इसरो। दूसरा पॉइंट हो गया, ये क्लियर हो गया बेटा। तीसरा, तीसरा इसका पर्पस क्या है? जो भी हो, हमें समझना क्या है?
लिखा है, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है बेटा देखो, अरे बोलो। तो एक्सरे को पढ़ने वाला इसरो कौन सा देश हो गया है? दूसरा देश हो गया है। पहले कौन पढ़ चुका था बेटा? नासा। अब हमें ये समझना है बेटा, इधर देखो, जो ये हमने क्या बोलेंगे एक्सपोसैट भेजा है, इसमें बेसिकली ये जो हमने एक्सपोसैट जो भेजा, इसमें बेसिकली सैटेलाइट जो भेजी, इसके कितने पार्ट्स हैं? मेन दो पार्ट्स हैं। एक पोलैरीमीटर है, इसमें क्या है? पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर क्या होता है मान लो, हेलो इधर देखो, इधर देखो, मैं बता रहा हूं, कोई भी, हेलो इधर देखो, रे है वो ऐसे ट्रेवल करती है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है और वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, बोलो हाँ या ना? पोलैरीमीटर क्या करता है? एक पोलैरीमीटर मतलब स्लिट टाइप का है, मान लो इसमें से एक ही वाला पार्ट निकलेगा, सिर्फ ये जा रहा है, इससे हमें ये पता चलेगा उसका जो ब्लैक होल है वो कितने एंगल पे झुका हुआ है। मान लो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए पर ऐसे है, और स्लिट हमने एक होल खोल रखा है, ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे सामने समझना, स्लिट खोला हुआ पोलैरीमीटर है। क्या है वो? स्लिट मतलब एक छेद, झिल्ली। ये हमारी एक्सरे जा रही है, इधर देखो, स्लिट से टकराई, अब निकल पाएगी क्या? नहीं निकल पा रही। इसका मतलब पोलैरीमीटर कह देगा कि कोई भी रे ऐसे आई थी, मतलब इस एंगल पे नहीं है, फिर पोलैरीमीटर अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो बता देगा कि जहां से भी एक्सरे निकल रही है वो इतने डिग्री एंगल पे क्या हुआ है? झुका हुआ, टिल्ट है। तो पोलैरीमीटर का काम होता है ये पता करना कि सोर्स का इंक्लिनेशन किस एंगल पर है। समझ मारा नहीं आ रहा है? पोलैरीमीटर क्या बताता है? सोर्स का इंक्लिनेशन किस एंगल पर है। तो पोलैरीमीटर क्या बताएगा बेटा? सोर्स का, लिखा है क्या इसमें कहीं पे? नहीं लिखा है, फिलहाल तुम इसमें लिख लो। इसका मतलब क्या है सोर्स का? अरे बोलो, सोर्स का कि ब्लैक होल कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। और दूसरा क्या है? हेलो, स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या है बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम क्या होता है बेटा? हेलो इधर देखो, ये बनाना, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट बनाना, ऐसे जनरेट कर देना उसको, कि जो भी लाइट आ रही है उसको ग्राफिकल उसमें दे देना, ताकि क्या वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सारी जानकारी निकाली जा सके। तो यहां पे लिख दो, स्पेक्ट्रोस्कोप का काम होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप का काम होता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या वेवलेंथ वगैरह के बारे में बताना। और पोलैरीमीटर में लिख दो प्रकाशीय झुकाव, प्रकाशीय झुकाव, लाइट इंक्लिनेशन के बारे में बताना। प्रकाशीय झुकाव बेटा नहीं लिख पाई? लिखा बेटा? दो चीजें में समझ में आई। पहला क्या समझ में आया बच्चे? पोलैरीमीटर का काम क्या होता है? इंक्लिनेशन को बताना कि सोर्स कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है। और स्पेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है? बाकी डिटेल्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इन सब चीजों के बारे में, क्या बोलते हैं यार उसको, एम्पलीट्यूड वगैरह सारी चीजें बताना। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? अरे बोलो, किसने लॉन्च किया? इसरो ने। मेन पर्पस क्या था? ताकि एक्सरे के बारे में अच्छे से पढ़ ले, ताकि इसके सोर्स के बारे में भी ज्यादा जानकारियां निकाली जा सके। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आ गया बेटा? आ गया पक्का? सबको आ गया सर में? अब जरा वाली शीट खोलो, स्पेस वाली, उसमें मैं अंडरलाइन करा रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें पढ़ना है बेसिकली। स्टैटिक की शीट है ये वाली, स्टैटिक वाली शीट में सबसे पहले ये वाला फ्लो चार्ट, इसको समझ लोगे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सचिव, जो सेक्रेटरी होता है, वही इसरो का भी हेड होता है। लिखा होगा कहीं? लिख लेना। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ही जो सेक्रेटरी है वही इसरो का हेड है। लिख दो बेटा कहीं पे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का ही सेक्रेटरी इसरो का हेड होता है। लिख दो कहीं पे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का मुखिया है प्रधानमंत्री, पर डिपार्टमेंट ऑफ, लिखा हुआ हम लोगों नोट्स में लिखा है ना ये, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी, सचिव ही इसरो का हेड होता है। नहीं है सर में साक्षी? तुम्हारे टाइम पे पिछले कब कवर किया तुमने? अभी हाल ही में? तुम लोगों ने ज्वाइंट वाले बैच में कवर किया था ना ये? ठीक है फिर हो गया। चलो भाई, इसके बाद दूसरा हमें देखना है, ये देखो कक्षाओं के बारे में लिखा हुआ है, ऑर्बिट्स।
ऑर्बिट्स के बारे में देख लो जरा, ऑर्बिट्स एक बार सारे पढ़ लेना, कौन सा ऑर्बिट कैसे होते हैं, क्लियर हो गया। ऑर्बिट्स के बाद आगे देखो लॉन्च व्हीकल्स, अंडरलाइन करते जाओ जो जो बता रहा हूं। अशोक लॉन्च व्हीकल है बेटा, अंडरलाइन कर दो लॉन्च व्हीकल्स को भी, सारे लॉन्च व्हीकल एक बार पढ़ने हैं। ये वाला डायग्राम देखो ना, ये लॉन्च व्हीकल्स होंगे। उसके बाद ये वैसे तो ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन चलो अच्छी बात है, यहां पे ये वाली पूरी टेबल पढ़नी है, स्टार फॉर्मेशन वाली जो टेबल है, ये बेसिक टर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी में देखो कहीं पे न्यूट्रॉन तारा भी लिखा होगा, देखो देखो लिखा है न्यूट्रॉन स्टार, यही चीज मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दी क्या होता है। उसके नीचे देखो पल्सर लिखा होगा, न्यूट्रॉन तारे के नीचे पल्सर, कि वही न्यूट्रॉन तारा जब अपने यहां पे घूमने लगता है बहुत तेजी से, तो क्या कहलाता है, पल्सर कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद ये वाला देखो, चंद्रमा के जो कैरेक्टर्स हैं, बस खाली कैरेक्टर्स देखने, खाली पॉइंट्स चंद्रमा में, चंद्रमा में जो पॉइंट्स लिखे हुए ना, ब्लड मून, सुपर मून क्या होता है, वुल्फ मून क्या होता है, बिकॉज इसलिए मैं कह रहा हूं ये देश का पहला चंद्रग्रहण हो गया है, पहला जो चंद्रग्रहण हो गया है, तो उसके बारे में अपना देख लेना, ठीक। इसके बाद लास्ट बस ये वाला देख लेना, ये क्वार्क क्या होता है, लीगो क्या होती है, सब चीजें साइड में, क्वार्क, लीगो, लीसा, ये अंडरलाइन कर दो लास्ट वाला बस, बाकी सब छोड़ देना, जो दो चार पॉइंट छोड़े इतने ही बस पढ़ लेना इसमें से इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू सो मच। अभी क्लास है तुम लोग की, आज तो ऑप्शनल है नहीं। चलो थैंक यू बच्चों, कोई डाउट है किसी को, अरे बोलो हाँ या ना। तो हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, देखो बंद, खेल खत्म। पहला पॉइंट कौन सा पढ़ा हमने आज, आदित्य L1 पढ़ा, आदित्य L1 पढ़ने, आदित्य L1 का याद है ना मोटा मोटी स्टोरी। आदित्य L1 के बाद हमने कौन सा पढ़ा, एक्सियम फोर्स, शुक्ला जी वाला, बोलो हाँ या ना। उसमें निजी वाला, प्राइवेट वाला हमने देख लिया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देख लिया, क्लियर हो गया। गगनयान, माइक्रो ग्रेविटी समझ गए। तीसरा स्पेस टेक समझ में आ गया। चौथा चंद्रयान 1 2 3 और अब 4 भी जाने वाला है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 भी देख लेना, 3 तक लिखा हुआ है इसमें ना, ठीक। प्रज्ञान रोवर समझ में आया कि नहीं आया। विक्रम लैंडर, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, 2 ने हार्ड लैंडिंग करी थी और 3 ने कहां करी, साउथ पोल पे करी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा उसमें नीचे रंभा और वो सब भी देख लेना। उसके बाद निसार, बड़ी आंटी छोटी आंटी, बड़ी आंटी मतलब एल मतलब नासा, छोटी आंटी मतलब शॉर्ट, समझ में आ गया, तो समझ में आ गया, ठीक। पर्पस एनालिसिस करना, क्लियर हुआ। और लास्ट में एक्सपोसैट, एक्सरे के बारे में पढ़ना, बेटे के बारे में पढ़ना, ताकि पिताजी के बारे में जानकारी लगाई जा सके, समझ में आ रहा है। एक्सरे, गुड एक्सयूवी इन माई रेंज, वो याद कर लेना, वो आता है सीक्वेंस में लाने को आ जाएगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में इनको अरेंज करिए ऐसे करके, तो गामा पहले आएगा, ये आएगा वैसे करके, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।